नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री जो क्लास 7 की है, कक्षा 7 के लिए जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसमें है हमारे अतीत 2 या इंग्लिश में अगर आप जाएँगे तो आपको मिलेगा आवर पास्ट सेकंड पार्ट का, ठीक है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इससे रिलेटेड जो चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू होंगे, वो सारे हम यहाँ पे करेंगे। अब कौन-कौन से चैप्टर इस पूरी बुक में हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो मिलेगा आपको हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। तीसरा चैप्टर दिल्ली के सुल्तान। चौथा चैप्टर मुगल साम्राज्य। पांचवा जो है शासक और इमारतें। छठा जो है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। सातवां चैप्टर है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आठवां ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और 18वीं शताब्दी में एक नया राजनीतिक गठन। तो इतने सारे टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे, और वो एमसीक्यू कैसे होंगे, वो सारे एमसीक्यू स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। मतलब सभी प्रश्न में आपको 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट मिलेंगे। तो आपके जो नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे या नंबर ऑफ जो कंसेप्ट होंगे, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक साथ इनको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के जो इतने सारे चैप्टर्स, इसमें 10 जो चैप्टर दिए गए हैं, इसमें आपको लगभग 200 प्रश्न मिल जाएंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है? और उन सारे में अगर आप जाएंगे तो फैक्ट वाइज काफ़ी डेटा आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इससे पहले मैं एक बार ये कहूँगा कि आप इस बुक को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पूरा सेशन को कंप्लीट करेंगे तो ये जो पूरा एक कंसेप्चुअल डेटा होता है या जो फैक्चुअल डेटा होता है, बिल्कुल आपके पकड़ में हो जाए, आपको मिस नहीं होगा वो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि ऐतिहासिक मानचित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन है पहला, अल इदरीसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए मानचित्र में दक्षिण भारत को उत्तर भारत के रूप में दर्शाया गया था। दूसरा कथन है, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 का मानचित्र अधिक सटीक और समुद्री किनारों पर विस्तृत विवरण के साथ बनाया था। और तीसरा कथन है, दोनों मानचित्रों में भारत के स्थानों के नाम संस्कृत में लिखे गए थे। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए, यहाँ पे जो दोनों मानचित्रों में नाम है भारत के, वो संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। सो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो अल इदरीसी के मानचित्र में दक्षिण भारत को उत्तर भारत की ओर दिखाया गया था और श्रीलंका ऊपर दर्शाया गया था। फ्रांसीसी मानचित्र 1720 के दशक का था और यह अधिक व्यावसायिक और विस्तृत था, खासकर तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में। और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अल इदरीसी ने मानचित्र में स्थानों के नाम अरबी भाषा में लिखे थे, न कि संस्कृत भाषा में। सो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये रॉन्ग होगा, यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज होना चाहिए। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हिंदुस्तान शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है, द अर्लीस्ट यूज ऑफ द टर्म हिंदुस्तान वाज बाय द मिनहाज ए सिराज इन द 13th century. Statement second is, Babur and Amir Khusro described Hindustan as a cultural and geographical region. And statement 3 is, in the modern era, the term Hindustan refers only to Pakistan. Which of the following is correct? तो आधुनिक युग में हिंदुस्तान शब्द, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? तो केवल 1 और 2 ही सही होगा यहाँ पे। तो मिनहाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का उपयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया था। और बाबर तथा अमीर खुसरो दोनों ने इसे एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि आज भी जो हिंदुस्तान शब्द है वो भारत के लिए ही उपयोग होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहासकारों द्वारा अतीत को समझने हेतु कौन कौन से स्रोत का उपयोग किया गया था? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहली जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया, कॉइन्स प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। एंड स्टेटमेंट 2 इज, inscriptions provide information about ruler and events. Statement 3 is, paintings have not been the main source of the history, so they did not find a place in museum. Which of the following is correct? जाहिर सी बात है, चित्रकला इतिहास का मुख्य स्रोत कैसे नहीं है भाई, है ना? और उनको जो संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम है, वहाँ पे पूरा स्थान मिला हुआ है। केवल 1 और 2 सही होगा। तो सिक्कों से तत्कालीन अर्थव्यवस्था और सिक्कों की शासकों की पहचान होती थी, और शिलालेखों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का वर्णन होता था। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि चित्रकला जो है, विशेषकर लघु चित्रों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक रहा और ये संग्रहालय तथा पांडुलिपियों में संरक्षित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोशल चेंज इन मिडिवल इंडिया। स्टेटमेंट 1 इज, द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू the deforestation and many forest dwellers becomes famous. Statement 2 is, the term Rajput was used only for the Brahmin community. And statement 3 is, caste, जिसको कि जाति कहते हैं, and sub caste
वेयर पार्ट ऑफ द लोकल सोशल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जाहिर सी बात है, राजपूत शब्द केवल ब्राह्मण समुदाय के लिए कहाँ प्रयोग होता है ना, तो केवल 1 और 3 सही होगा, दूसरा तो गलत हो जाएगा। तो जंगलों की कटाई के बाद वनवासी कृषक बन गए, जिससे नई जातियां और सामाजिक भिन्नता उभरी, और राजपूत शब्द कायस्थ या ब्राह्मणों के लिए नहीं बल्कि राजवंशी योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था। और जो जाति है, पंचायतें स्थानीय समाज में जातीय नियमों को लागू कराती थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 इससे रिलेटेड है। इतिहास की कालावधियों यानी पीरियड्स इन हिस्ट्री के वर्गीकरण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। दूसरा कथन है, आधुनिक इतिहासकार केवल धार्मिक शासकों के आधार पर काल विभाजन करते थे। और तीसरा कथन है, आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे देखने से भी गलत ही लग रहा है कि जो मतलब इतिहासकार थे वो केवल धार्मिक शासकों के आधार पर ही जो डिवीजन करते थे, ऐसा नहीं है। केवल 1 और 3 यहाँ भी सही होगा। तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने शासन करने वाले धर्म के आधार पर इतिहास को विभाजित किया था, परंतु आधुनिक इतिहासकार अब सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और परिवर्तनों पर अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पांडुलिपियों और उनका संरक्षण विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो मुद्रण यंत्र यानी जिसको कि प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, कि आगमन से पहले पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी। दूसरा कथन है, पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार करते समय शिलालेखों को धोकर पुनः लिखा जाता था। और तीसरा कथन है, अमीर व्यक्ति मठ और शासक पांडुलिपियों को संग्रहित करते थे जिन्हें संग्रहालयों में रखा जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, 1, 2, 3 सही होगा। 13वीं सदी में कागज की कमी थी, इसलिए पुरानी पांडुलिपियों को धोकर पुनः लिखा जाता था। और मुद्रण यंत्र आने से पहले सभी पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, जिससे त्रुटियां संभव थीं। अमीर मठ शासक इन पांडुलिपियों को उनका संग्रह करते थे और उन्हें जो संग्रहालय या फिर अभिलेखागार होते थे वहां पे इनको रखा जाता था। केवल 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम के आगमन को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, द भक्ति मूवमेंट प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द प्रपोजल गॉड बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन। स्टेटमेंट 2 है, इस्लाम कम्स टू इंडिया इन सेंचुरी थ्रू ट्रेडर्स एंड माइग्रेंट्स। एंड स्टेटमेंट 3 इज, आइडियल वर्शिप वेयर एक्सेप्टेड इन इस्लाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया गया है। तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर से सीधे जुड़ने की भावना को बढ़ावा दिया था, जिससे पुरोहित की भूमिका सीमित हुई थी। और इस्लाम भारत में व्यापारियों और सूफी संतों द्वारा लाया गया था। और इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है, इसमें मूर्ति पूजा निषिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजपूत शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, द टर्म राजपूत मीन्स सन ऑफ किंग्स। एंड स्टेटमेंट 2 इज, राजपूत रेंट्स इंडिपेंडेंट किंगडम एंड वेयर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर किंग। और तीसरा कथन है, वे क्षेत्रीय जाति का दावा करते थे, वो क्षत्रिय जाति का दावा करते थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो 1 और 3 सही होगा। राजपूत केवल स्वतंत्र राज्य चलाते थे, ऐसा नहीं है। और वो तो राजपूत जो है शब्द ये संस्कृत के राजपुत्र शब्द से लिया गया है, और उन्होंने क्षत्रिय जाति का दावा किया और युद्ध कौशल तथा निष्ठा के लिए वो प्रसिद्ध हैं। सभी राजपूत स्वतंत्र नहीं थे, कई अन्य सम्राटों की सेवा में सैनिक, सेनापति, सरदार के रूप में भी कार्य करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत की भाषाएं जो हैं विषय पर विचार करें। पहला जो कथन दिया गया है, अमीर खुशरों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा थी। और दूसरा कथन है, संस्कृत आम जनता की भाषा थी जिसे सभी लोग समझते थे। तो संस्कृत कैसे हो सकती है सभी लोगों की भाषा? और संस्कृत को ब्राह्मणों के अलावा अन्य वर्गों द्वारा भी अपनाया गया था, ये भी गलत है। ठीक है, केवल 1 यहाँ पे सही होगा। तो अमीर खुसरो ने 1318 में उल्लेख किया कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। संस्कृत केवल ब्राह्मणों द्वारा समझी और प्रयुक्त की जाती थी, आम जनता की भाषा ये नहीं थी। तो केवल 1 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास में समय को देखने यानी थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड के संदर्भ में कुछ कथन है, उसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, इतिहासकार समय को केवल तारीखों के रूप में नहीं देखते बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के रूप में समझते हैं। और ब्रिटिश इतिहासकारों ने केवल धर्म के आधार पर ऐतिहासिक कालों का विभाजन किया, और आधुनिक इतिहासकार भी मुख्य रूप से शासकों के धर्म के आधार पर ही काल विभाजन करते हैं। तो ऐसा अब नहीं होता, ये ब्रिटिश ने किया था। केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा ये गलत होगा। तो इतिहासकार समय को सामाजिक, आर्थिक और
विचारों में हुए बदलाव के रूप में समझते हैं। ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम जो ब्रिटिश काल विभाजनकारी शासकों को धर्म के आधार पर किया था इनका विभाजन, और आधुनिक इतिहासकार अब धर्म की बजाय आर्थिक और सामाजिक बदलावों को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक संरचना और जाति प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है, जाति सामाजिक समूह थे जो कार्य या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे। दूसरा कथन है, जाति पंचायतें स्थानीय नियमों को लागू करने का कार्य करती थी। और तीसरा कथन है, सभी जाति पंचायत को राजा द्वारा संचालित किया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी जाति पंचायतें थी उनको राजा के द्वारा संचालित किया जाता था। एक और दो सही होगा। तो जाति व्यवस्था में समाज को कार्य और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभाजित किया गया था, और जाति पंचायतों के अपने नियम होते थे, वो अपना लागू करते थे और सामाजिक नियंत्रण का वो कार्य करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकालीन काल में कृषि और भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों के संबंध में विचार करें। तो पहला कथन है, खेती के विस्तार के कारण कई जंगलों की कटाई हुई और सभी वनवासी जो जनजातियां थी कृषि स्वीकार नहीं करती थी और कुछ ने संघर्ष का रास्ता चुना। भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण कोई सामाजिक अंतर उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे उसमें जो सोशल चेंजेस थे वो देखने को मिले हैं। एक और दो सही होगा। तो खेती का विस्तार हुआ जिससे जंगल काटे गए और वनवासी क्षेत्रों से हटे। कुछ वनवासी कृषक बन गए जबकि कुछ ने अपनी पहचान और भूमि की रक्षा के लिए क्या किया, संघर्ष किया। एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्लाम के भारत आगमन और इसके प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। इस्लाम में सभी विश्वासियों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत है और इस्लाम केवल युद्ध के माध्यम से भारत में फैला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तीसरा गलत है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें अल्लाह की उपासना की जाती है और सभी मुसलमान को समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो कोई भी हो। केवल एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्टोग्राफी और ऐतिहासिक मानचित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान है। अल इदरिसी का मानचित्र आधुनिक भारत की भौगोलिक सटीकता को दर्शाता है और फ्रांसीसी मानचित्र 18वीं सदी में अधिक विस्तृत और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। कौन सा सही है? तो जो अल इदरिसी का मानचित्र है आधुनिक भारत की भूगोल सटीकता को नहीं दर्शाता है ये, ठीक है। एक और तीन सही होगा यहाँ पे। तो कार्टोग्राफी सच में मानचित्र बनाना और एक कार्टोग्राफर मानचित्र बनाता है। अल इदरिसी का मानचित्र उस समय की जानकारी पर आधारित था और वर्तमान मानचित्र जो मानक थे उससे काफी भिन्न था। फ्रांसीसी मानचित्र अधिक उपयोगी था यूरोपीय व्यापारियों और नाविकों के लिए। तो दूसरा गलत होगा। एक और दो सही, एक और तीन सही होगा, सॉरी। लघु कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लघु चित्रों का उपयोग पांडुलिपियों को सजाने में किया जाता था और ये चित्र इतने सुंदर होते थे कि बाद में संग्रहकर्ताओं ने उन्हें पांडुलिपियों से अलग कर दिया और ये चित्र केवल मंदिर की दीवारों पर बनाए जाते थे। कौन सा सही है? तो ये जो चित्र होते थे वो केवल मंदिर की दीवारों पर नहीं और बहुत जगह बनाए जाते थे। एक और दो सही होगा। तो लघु चित्रकला को पांडुलिपियों के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया था और समय के साथ ये चित्र इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें अलग करके संग्रह करने लगे। एक और दो। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए गए पाठ्य स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पाठ्य स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, पत्र, न्यायालयीन अभिलेख और वित्तीय लेखांकन शामिल हैं। 14वीं शताब्दी तक कागज आम हो चुका था और बाजारों में भोजन लपेटने के लिए भी प्रयुक्त होता था। और तीसरा कथन है, पांडुलिपियां छपाई की जो मशीन से तैयार की जाती थी। तो जाहिर सी बात है पांडुलिपियां जो होती थी उनको हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो केवल एक और दो सही होगा। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में कागज धीरे धीरे आम हुआ और लेखन कला के अलावा व्यवसायिक कार्यों में भी प्रयुक्त होने लगा और पांडुलिपियां जो होती थी वो हस्तलिखित होती थी। छपाई के लिए मशीन का उपयोग इसमें बाद में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्र और साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन ये बलबन है। बलबन ने अपने शासन को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैलाया हुआ बताया है और अमीर खुसरो के अनुसार संस्कृत एक क्षेत्रीय भाषा थी जिसे आम लोग बोलते थे। चोल, तुगलक और मुगल साम्राज्य जो थे वो पैन रीजनल साम्राज्य थे। कौन सा सही है? तो ये जो अमीर खुसरो वाला है ये गलत है, उसने ये नहीं कहा, ठीक है। एक और तीन सही होगा। तो बलबन की प्रशस्तियों में उसके साम्राज्य की सीमाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। संस्कृत आम भाषा नहीं बल्कि ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। चोल, तुगलक और मुगल साम्राज्य क्या थे? बहुक्षेत्रीय साम्राज्य थे जिनको कि पैन रीजनल साम्राज्य कहा जाता है। एक और तीन करेक्ट होगा।
18 है, मध्यकालीन काल में नई सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों के गठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कायस्थ वर्ग प्रशासन में लेखन व सचिव जो कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। नई सामाजिक जातियां केवल दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। जातियां अपने अपने नियमों और पंचायतों के माध्यम से कार्य करती थी। तो जो नई सामाजिक जातियां थी वो केवल दक्षिण भारत में ही उत्पन्न नहीं हुई थी। 1 और 3 सही होगा। तो कायस्थ जात शासकीय प्रशासन में लेखाकार, सचिव और न्यायिक कार्यों में सक्रिय थी। नई जातियां पूरे भारत में उभरी, केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, और प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत और नियमावली होती थी। केवल 1 और 3 सही होगा। 19 नंबर का जो प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास के काल विभाजन को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा। यह विभाजन केवल धर्म आधारित था और आधुनिक इतिहासकार अब भी इसी विकल्प को मानते हैं। तो ये नहीं है, आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो ये नहीं मानते। 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो ब्रिटिश ने शासकों के धर्म को ही ऐतिहासिक काल विभाजन का आधार बनाया और आधुनिक इतिहासकार अब धार्मिक आधार छोड़कर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को केंद्र में रखकर जो है वो इतिहास को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्टोग्राफर और उनके कार्यों को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें। कार्टोग्राफर वह होता है जो मानचित्र बनाता है। अल इदरीसी ने भारत का मानचित्र 1154 ईस्वी में बनाया था और फ्रांसीसी मानचित्र 18वीं शताब्दी में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही है। फ्रांसीसी मानचित्र समुद्री किनारों को दर्शाने के लिए उपयोगी था और यूरोपीय व्यापारियों द्वारा ये उपयोग किया। आपको हिंदी में, इंग्लिश में दोनों मिल जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि उसने अनेक दान दिए। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की वास्तविक नींव रखी और इसे एक संप्रभु राज्य में परिवर्तित किया। तीसरा कथन है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी लेकिन उन्हें तुर्की अमीरों का विरोध नहीं झेलना पड़ा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तुर्की अमीरों का जो विरोध था वो रजिया को झेलना ही पड़ा था, है ना। और बाकी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, ये करेक्ट है। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि वो उसने मतलब उदारता से काफी दान दिए। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ये सब गुलाम जो डायनेस्टी थी या मामलुक डायनेस्टी इसी को कहते हैं। रजिया को तुर्की अमीरों, जिसको कि चहलगानी कहते हैं, उनका भारी विरोध झेलना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट प्रश्न संख्या 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिलोंग टू द पीरियड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, या इसी को मतलब स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। कुव्वतुल इस्लाम जो मॉस्क है, 2.5 दिन का झोपड़ा, और सुल्तानगढ़ी टॉम यानी उसका मकबरा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं गुलाम वंश के जो स्थापत्य कला है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया। और सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासुरुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। तो 1, 2, 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बलबन के प्रशासन से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला है, उन्होंने दीवाने अर्ज, ये अर्ज ऐसे लिखा जाता है, की स्थापना की। उन्होंने लोहा और रक्त की नीति अपनाई। और तीसरा जो कथन दिया गया है, बलबन ने भारत पर मंगोल आक्रमण को पूरी तरीके से विफल किया। तो आक्रमण तो हुए लेकिन वो पूरी तरीके से विफल नहीं किया उसने। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दीवाने अर्ज की जो था ये बलबन का सैन्य विभाग था। और ब्लड एंड आयरन की जो नीति थी वो बलबन मतलब इसने विद्रोहों को कुचला था। और मंगोल आक्रमण को बलबन पूरी तरीके से नहीं रोक सका, इसी वजह से कथन 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चहलगामी यानी कॉप ऑफ 40 इसको कहा जाता है, के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 तुर्की अमीरों का समूह था। यह दल रजिया सुल्तान का समर्थन करता था और इस समूह की शक्ति को बलबन ने समाप्त करने का प्रयास किया। तो रजिया का ये समर्थन में नहीं, ये विरोध में था। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट होगा। चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्की अमीरों का समूह था और चहलगानी ने रजिया सुल्तान का विरोध किया था और बलबन ने इस समूह को समाप्त कर शाही सत्ता को मजबूत किया। ठीक है, तो दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमा को पुनः सिंधु नदी तक विस्तारित किया? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को एक बार प्रश्न पूछा गया है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश को। वो इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी उसका गुलाम था।
तो इल्तुतमिश ने कुबाचा को हराकर लाहौर, मुल्तान और उच पर कब्जा किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमा फिर से कहाँ पहुंच गई? सिंधु नदी तक पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और इसे 3 मंजिलों तक इल्तुतमिश ने पूरा किया। दूसरा कथन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लौह स्तंभ पर संस्कृत ब्राह्मी लिपि में चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है और 2.5 दिन का झोपड़ा बलबन के द्वारा अजमेर में बनवाया गया। तो ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी और शेष 3 मंजिलें उसके दामाद इल्तुतमिश ने बनवाई। लौह स्तंभ में राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख मिलता है और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था, बलबन ने नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इल्तुतमिश ने बंगाल, बिहार, लाहौर और मुल्तान को सल्तनत में सम्मिलित किया। दूसरा कथन है, उन्होंने ख्वारिज्म के आक्रमण को रोकने के लिए लाहौर पर आक्रमण किया। तीसरा कथन है, उन्होंने चहलगामी नामक तुर्की अमीरों का संगठन बनाया। कौन सा सही है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए वो सारे ही करेक्ट दिए गए हैं। पहला कथन, इल्तुतमिश ने बंगाल, बिहार, पंजाब, लाहौर, मुल्तान जो है ये 6 क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में जोड़ा और ख्वारिज्म साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु उन्होंने लाहौर पर नियंत्रण किया और उसने 40 प्रमुख तुर्की अमीरों का एक समूह चहलगामी, यानी जिसको कि कॉर्प्स ऑफ 40 कहा जाता है, बनाया और बाद में बलबन ने इसको हटाया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनकर जो परंपरा थी उसको तोड़ा। याकूत एक हबसी जो अबिसीनिया का था, रजिया के करीबी और शाही अस्तबल का प्रमुख था और मलिक अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और उसे जेल में डाल दिया। बाद में दोनों ने विवाह भी कर लिया। तो तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। याकूत हबशी मूल का था और रजिया के शाही अस्तबल के प्रमुख थे और याकूत अल्तुनिया ने पहले रजिया को बंदी बनाया, लेकिन दोनों ने बाद में विवाह किया और फिर से दिल्ली पर दोबारा अधिकार करने की कोशिश की। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बलबन ने दीवाने अर्ज है ये दीवाने अर्ज की स्थापना की और सैनिकों की नियुक्ति पर नियंत्रण रखा। उन्होंने दोआब क्षेत्र में डाकुओं और विद्रोही जमींदारों के खिलाफ रक्त और लोहे की नीति अपनाई और बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से मंगोलों के हाथ में चली गई। तो ऐसा नहीं है, 1 और 2 ही यहाँ पे सही होगा। तो बलबन ने दीवाने अर्ज के माध्यम से सैन्य प्रणाली को केंद्रीकृत किया और बलबन ने रक्त और लोहा नीति से दोआब और रोहेलखंड क्षेत्रों को शांत किया। बलबन के बाद भी दिल्ली सल्तनत जो है वो बनी रही। मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर हमले किए, लेकिन वे सल्तनत पर पूर्ण अधिकार नहीं कर सके। ठीक है, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बलबन की मृत्यु के बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। दूसरा कथन है, जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता प्राप्ति ने दिखा दिया कि उत्तराधिकार अब योग्यता और शक्ति पर आधारित हो गया है। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पोते कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। बलबन के बाद ये पूरा जो था वो समाप्त हो गया। बलबन की मृत्यु हुई 1286 में और इसके बाद गुलाम वंश का पतन हुआ और उसके बाद खिलजी वंश का आरंभ 1290 में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का गद्दी पर आना यह दिखाता है कि सत्ता अब वंश परंपरा नहीं बल्कि शक्ति और योग्यता पर निर्भर हो गई। बलबन ने अपने पोते कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन उसकी जगह काइकाबाद सत्ता में आया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र रूप से दिल्ली का सुल्तान गोरी की मृत्यु के बाद घोषित किया गया था और ऐबक की जो मृत्यु है वो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। दिल्ली में सुल्तान के रूप में 20 वर्ष तक शासन किया। तो कौन सा सही है? 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। 1206 में ये गोरी है। गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने स्वतंत्र रूप से सत्ता संभाली और गुलाम वंश की नींव रखी। ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई और उन्होंने केवल 4 वर्ष यानी 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया, 20 वर्ष का नहीं रहा। तो 1 और 2 केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इल्तुतमिश ने खुद को खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान घोषित किया। उन्होंने एक स्वतंत्र और संप्रभु तुर्की राज्य की स्थापना की और उन्होंने पहली बार इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। कौन सा कथन सही है? तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने नहीं की थी पहली बार। ठीक है, करी तो थी लेकिन पहली बार नहीं की थी। इल्तुतमिश को खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई, जिससे उसकी वैधता बढ़ी और उन्होंने दिल्ली को एक स्वतंत्र जो है तुर्क राज्य में बदल दिया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत पहले हो चुकी थी, इल्तुतमिश ने इसे क्या किया? इसे
सुव्यवस्थित किया। केवल एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रजिया सुल्तान का शासनकाल केवल 3 वर्ष चला। दूसरा कथन है रजिया ने लाहौर और सरहिंद के गवर्नरों के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए। तीसरा कथन है रजिया की मृत्यु दिल्ली के किले में विष देकर की गई थी। तो ये यहाँ पे गलत है, एक और दो सही होगा केवल। रजिया केवल 1236 से लेकर 1239 तक ही सत्ता में रही और उन्होंने विद्रोही गवर्नरों के खिलाफ लाहौर और सरहिंद में अभियान चलाए। रजिया की मृत्यु एक जंगल में भागते समय डाकुओं द्वारा हत्या से हुई थी, उसे विष नहीं दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बलबन ने अपने शासनकाल में दरबार की गरिमा और सुल्तान की सर्वोच्चता पर बल दिया। उन्होंने स्वयं को जिल्ले इलाही या ईश्वर की छाया कहा और बलबन के समय मंगोल आक्रमण भारत में पूरी तरह समाप्त हो गए थे। कौन सा कथन सही है? एक और दो सही होगा, ये गलत है। तो बलबन ने दरबार की शक्ति, अनुशासन और जो सुल्तान की गरिमा को महत्व दिया और उन्होंने स्वयं को जिल्ले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड ये घोषित किया और मंगोल का खतरा बलबन के मतलब समय बना रहा और वो पूरी तरीके से समाप्त कभी नहीं हुए। केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गुलाम वंश के शासकों की भाषा प्रशासन, दरबार और न्यायालयों में क्या थी? फारसी थी। और गुलाम वंश ने राजपूतों और स्थानीय सामंतों से कड़ा संघर्ष किया और गुलाम वंश के सभी शासक जन्म से मुस्लिम थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बाद में मुस्लिम बने। एक और दो, तो फारसी गुलाम वंश की आधिकारिक प्रशासनिक भाषा थी और राजपूतों खासकर मेवाड़, रणथंभौर, अजमेर आदि से संघर्ष हुए। कथन 3 गलत है। तो गुलाम वंश के कई शासक जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ये सभी गुलाम थे और बाद में इस्लाम धर्म को अपनाया, वो जन्म से मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुरासान और गजनी में भी शासन किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ऐबक ने दिल्ली के स्थान पर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और ऐबक ना तो सिक्के जारी किए और ना ही खुतबा पढ़वाया। तो यहाँ से कौन सा सही है? तो ऐबक ने खुरासान और गजनी में शासन नहीं किया था, वो भारत में आया, यहाँ पे तो गोरी शासन कर ही रहा था, है ना। तो केवल 2 और 3 जो होगा वो सही होगा। तो ऐबक ने केवल भारत में मुख्यतः लाहौर में शासन किया, खुरासान या गजनी पर नहीं। और ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और ऐबक ने खलीफा से वैधता नहीं, इसलिए ना तो वो सिक्के जारी कर पाया और ना ही उसने खुतबा पढ़वाया। 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। दूसरा कथन दिया गया है उन्होंने ख्वारिज्म की बढ़ती शक्ति से निपटने के लिए लाहौर पर अधिकार किया। और तीसरा कथन है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बंगाल, बिहार पर आक्रमण करके उन्हें सल्तनत काल में मिला लिया। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। तो 1219 में चंगेज खां का हमला ख्वारिज्म साम्राज्य पर हुआ, जिसका प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर भी पड़ा। इल्तुतमिश ने लाहौर पर अधिकार कर मंगोलों के खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित की, बंगाल और बिहार में विद्रोहियों को हराकर सल्तनत का हिस्सा बनाया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है रजिया सुल्तान के शासन में तुर्की अमीरों ने महिलाओं को शासक बनने का विरोध किया। रजिया ने मर्दाना परिधान पहनकर दरबार में हिस्सा लेना शुरू किया और याकूत जो एक तुर्की अमीर था रजिया का मुख्य सेनापति बना। तो वो तुर्की अमीर नहीं था। 1 और 2 ही करेक्ट होगा। तो तुर्की अमीरों, जिसको कि चहलगानी कहते हैं, ने एक महिला सुल्तान का विरोध किया और शासन में प्रभाव बढ़ने के लिए रजिया ने पुरुष जैसे वस्त्र धारण किए और खुले में बैठने लगी। याकूत एक हबशी था, तुर्क नहीं था और वह शाही अस्तबल का प्रमुख था, वो सेनापति भी नहीं था। ठीक है। कुछ क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बलबन ने दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर झुकना और पैबोस पैर छूना जैसे ईरानी प्रथाओं को शुरू किया। बलबन ने उलेमाओं को न्यायिक व्यवस्था से बाहर कर दिया और बलबन ने पूर्वी क्षेत्रों की रक्षा हेतु नवाबों को स्वतंत्र अधिकार दिए। तो यहाँ पे केवल एक ही सही होगा कि ऐसा उसने नहीं किया था कि उलेमाओं को बाहर कर दिया था और पूर्वी क्षेत्रों की रक्षा हेतु नवाब से कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त किए थे। पहला केवल सही है। तो बलबन ने फारसी ईरानी परंपराओं के अनुसार सुल्तान की गरिमा बनाए रखने के लिए सिजदा और पैबोस शुरू किया। बलबन ने उलेमाओं की शक्ति को सीमित जरूर किया, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था से बाहर नहीं किया। और बलबन ने शासन को केंद्रीकृत किया, नवाबों को स्वतंत्र अधिकार नहीं प्रदान किए। केवल एक ही सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बलबन के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में मील का पत्थर माना जाता है। दूसरा कथन है बलबन ने जंगलों को साफ कर वहां पर जनसंख्या बसाई और विद्रोहियों को दंडित किया। तीसरा कथन है बलबन के समय खलीफा से वैधता प्राप्त नहीं की गई थी। तो ऐसा नहीं है, 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत ही है। तो बलबन का शासन केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था।
उन्होंने गंगा जमुना दोआब में विद्रोहियों का दमन करने के लिए जंगलों को साफ करवाया और बसाया। बलबन ने खलीफा से वैधता प्राप्त करने का प्रयास किया और खुद को जिले इलाही कहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने चिन्ह और दाग प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा कथन है, खिलजी काल में स्थापत्य कला का अत्यधिक विकास हुआ। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए, स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास खिलजी काल में नहीं हुआ। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पूरा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधार के तहत चेहरा और दाग प्रणाली की शुरुआत की, परंतु खिलजी काल में स्थापत्य कला का विकास सीमित रहा, क्योंकि ध्यान ज्यादा किस पर रहा? अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य विस्तार पर रहा। तो केवल एक ही सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाई मीनार से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, यह कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई की योजना के तहत बनाई जा रही थी। और दूसरा कथन, यह खिलजी वंश की सबसे पूर्ण वास्तुकला थी। कौन सा कथन सही है? तो पहला इसमें फिर से सही होगा, और खिलजी वंश की सबसे पूर्ण वास्तुकला ये नहीं थी। केवल एक यहाँ पे सही होगा। क्यों सही है? तो अलाई मीनार को कुतुब मीनार से ऊंचा बनाने की योजना थी, परंतु अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रुक गया, इसलिए क्या हुआ? ये अधूरा रह गया। केवल एक यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो अर्कुएट स्थापत्य शैली का क्या तात्पर्य है? तो वह शैली जिसमें छत सीधे खंभों पर आधारित होती है, वह शैली जिसमें मेहराबों के माध्यम से भार वहन किया जाता है, वह शैली जो केवल हिंदू मंदिरों में प्रयुक्त होती थी, वह शैली जिसमें लकड़ी का अधिक उपयोग होता था। तो वह शैली जिसमें मेहराबों के माध्यम से भार वहन किया जाता था, उसको ही कहा जाता है अर्कुएट स्थापत्य शैली। तो अर्कुएट जो शैली, इसमें दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर के भार को मेहराबों के माध्यम से सहारा दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, अलाई दरवाजा भारत में पहली बार पूर्ण रूप से इस्लामी स्थापत्य तत्वों को प्रदर्शित करता है। और दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि यह दरवाजा गुप्त काल की मंदिर स्थापत्य शैली से प्रेरित है। तो यहाँ पे पहला कथन सही होगा, केवल ओनली वन करेक्ट होगा। तो अलाई दरवाजा पूरी तरीके से इस्लामी स्थापत्य जैसे घोड़े की नाल, मेहराब, अरबी लेखन आदि को दर्शाता है, और ये कला जो थी ये गुप्त कला की शैली से प्रेरित नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यकालीन भारत में स्थापत्य संबंधी निम्नलिखित तकनीकी नवाचारों पर विचार करें। पहला कथन है कि चूना पत्थर एक व्यापक प्रयोग। दूसरा कथन है अर्कुएट पद्धति का प्रयोग। और तीसरा कथन है इस्लामी स्थापत्य में त्रिरथ योजना का अनुप्रयोग। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो तीसरा यहाँ पे गलत होगा, 1 और 2 करेक्ट होगा इसमें। तो त्रिरथ योजना क्या होती है? तो हिंदू मंदिर स्थापत्य से संबंधित है, न कि इस्लामी जो आर्किटेक्चर है वहां से। क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्यकाल में स्थापत्य विकासीय शासकीय प्रतिष्ठा और धार्मिक आस्था दोनों का प्रतीक था। इस कथन के समर्थन में कौन से जो तथ्य हैं वो उपयुक्त हैं? पहला कथन है, मंदिर और मस्जिद दोनों ही सत्ता प्रदर्शन का साधन थी। दूसरा कथन है, जलाशयों और सरायों का निर्माण जन कल्याण हेतु हुआ। राजा स्वयं को देवता समान प्रस्तुत करता था। और चौथा कथन है, युद्ध में मंदिरों का विध्वंस राजनीतिक प्रभुसत्ता संप्रभुता का प्रदर्शन था। तो यहाँ पे जो चारों ही कथन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो सभी कथन यहाँ पे सटीक हैं और मध्यकालीन स्थापत्य की शक्ति, आस्था, राजनीति से जुड़ी बहुस्तरीय भूमिका को ये दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीरी नगर में की नींव मंगोल आक्रमण के जवाब में डाली गई थी। और दूसरा कथन है, सीरी को इस्लामिक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा था। तो अगेन यहाँ पे केवल एक सही होगा, सीरी को जो था वो इस्लामिक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप नहीं किया जा रहा था। तो श्रीनगर की स्थापना अलाउद्दीन ने मंगोल खतरों से निपटने के लिए की थी, और ये एक सैन्य और प्रशासनिक केंद्र था, ये कोई रिलीजियस सेंटर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य क्या था? तो 4 हैं। तो राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामंतों की शक्ति को सीमित करना, धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना, सेना की आत्मनिर्भर आपूर्ति सुनिश्चित करना। कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल 1 2 4 सही होगा। तीसरा जो कि है यहाँ पे कि प्रोटेक्ट करना रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। तो खिलजी का शासन धार्मिक सहिष्णुता नहीं बल्कि सैन्य और आर्थिक केंद्रीकरण पर केंद्रित था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाई मीनार और कुतुब मीनार में निम्नलिखित में से क्या अंतर है? तो अलाई मीनार अधूरी थी जबकि कुतुब मीनार पूर्ण है। अलाई मीनार का निर्माण विजयोत्सव हेतु प्रस्तावित था, जबकि कुतुब मीनार मस्जिद के साथ धार्मिक उद्देश्य हेतु बनी थी। और कुतुब मीनार गुप्त शैली का अनुकरण करती है। तो तीसरा तो वैसे भी गलत होगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा।
तो कुतुब मीनार की शैली कैसी है? अफगानी इस्लामी है, ना कि गुप्त शैली है। और अलाई मीनार अधूरी है और विजय स्मारक के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया था। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई व्यवस्थाओं में से कौन से उपाय सम्मिलित थे? पहला, स्थायी सेना की स्थापना, किलेबंदी वाले नगरों की योजना, बाजार नियंत्रण नीति, धार्मिक कर में वृद्धि। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, 1, 2, 3। धार्मिक कर में उसने कोई वृद्धि नहीं करी। तो धार्मिक करों में वृद्धि मंगोल नीति से जुड़ा हुआ नहीं था। अन्य 3 उपाय मंगोल खतरों के विरुद्ध उठाए गए थे। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुसंगत है? अलाई दरवाजा, जो कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य से रिलेटेड, चहारबाग फारसी बागवानी शैली से, श्रीनगर खंडित गुप्त स्थापत्य शैली से, मदरसा शाह मकबरा ये सल्जूक स्थापत्य से प्रेरित है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें जो श्रीनगर है ये खंडित गुप्त स्थापत्य शैली से यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा। बाकी 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। तो श्रीनगर किसी भी प्रकार से गुप्त स्थापत्य से नहीं जुड़ा है। अन्य 3 जो सही हैं वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो दीवाने रियासत का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका कार्य क्या था? तो वही व्यापार, मूल्य नियंत्रण और बाजार का निरीक्षण करना दीवाने रियासत का वर्ग था पूरा। तो दीवाने रियासत ने बाजार की जो दरें थी वो तय करने, व्यापारियों का पंजीकरण करने और व्यापार निरीक्षण करने का कार्य किया। दीवाने रियासत। क्वेश्चन नंबर 13 है, खिलजी युग की स्थापत्य विशेषताओं की पहचान करें। पहला कथन, गुंबदों का उद्भव, अशोक स्तंभों का पुनः प्रयोग, ज्यामिति और अरबी शिल्प, मंदिर स्थापत्य में इस्लामी मेहराब। कौन सा सही है इसमें से? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल 1 और 3 सही होगा। और बाकी खिलजी युग में स्थापत्य की अशोक के स्तंभों का पुनः प्रयोग नहीं किया और मंदिर स्थापत्य में ये भी नहीं हुआ। तो अशोक स्तंभ का उपयोग नहीं हुआ और मंदिर स्थापत्य में इस्लामी मेहराब नहीं अपनाई गई। केवल 1 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो खिलजी शासन के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी थे? उत्तराधिकार संकट, अदालत प्रणाली का विघटन, नायब जो मलिक कपूर का प्रभाव और सैन्य अनुनय का अभाव। कौन सा सही है? तो यहाँ पे दूसरा हटा दीजिए, बाकी 1, 3, 4 ये करेक्ट हैं। तो अदालत प्रणाली खिलजी शासन की प्रभावी नहीं थी, जबकि उत्तराधिकार संकट, मलिक कफूर का हस्तक्षेप और सेना में असंतोष इसका मुख्य कारण था खिलजी शासन के पतन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुंभ स्तंभ, अशोक स्तंभ और अलाई मीनार के स्थापत्य प्रयोजन में क्या अंतर है? ऑप्शन ए है, कुंभ स्तंभ और अशोक स्तंभ स्मारक थे, अलाई मीनार धार्मिक था। कुंभ स्तंभ और अलाई मीनार सैन्य प्रयोजन हुए थे। अशोक स्तंभ और अलाई मीनार दोनों शिक्षा केंद्र थे। अलाई मीनार एक विजयोत्सव चिन्ह के रूप में आरंभ किया गया था। तो हमने ऊपर के भी प्रश्नों में देखा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अलाई मीनार क्या था? एक विजयोत्सव चिन्ह के रूप में आरंभ किया गया था, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो अलाई मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय के प्रतीक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन वो रहा नहीं, तो वो अधूरा रह गया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो चहारबाग शैली को मध्यकालीन भारत में किस मुगल बादशाह द्वारा पहली बार लोकप्रिय बनाया गया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? ये बाबर के द्वारा बनाया गया चहारबाग शैली, याद रखिएगा। तो बाबर ने फारसी शैली से प्रेरित होकर भारत में सबसे पहले चहारबाग बागवानी शैली को अपनाया। हौजे अलाई किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो ये किलों की सुरक्षा के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, जल संचयन की, या फिर सैनिक अभ्यास के लिए। तो ये फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन हेतु बनाया गया था। तो हौजे अलाई एक विशाल जलाशय था जो वर्षा संचयन के लिए बनाया गया था, जिसे आम जनता को पानी की सुविधा मिल सके। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुसंगत नहीं है? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी, चहारबाग शाहजहां और कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी से ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, न कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित निम्न में से कौन सा बाजार नहीं था? अनाज मंडी, घोड़े और दासों का बाजार, हथियारों का बाजार और वस्त्र बाजार। तो यहाँ पे मार्केट ऑफ आर्म्स जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं था। तो दीवाने रियासत अलाउद्दीन द्वारा स्थापित एक विभाग था जो बाजार नियंत्रण और व्यापारी पंजीकरण करता था। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बेल्ड वास्तुकला के संबंध में सही है? 3 कथन है, आपको चुनना है कौन सा सही है इसमें। पहला कथन, इसमें 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के ऊपर एक क्षैतिज पत्थर रखा जाता है। दूसरा कथन, यह मुख्यतः 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मध्य उपयोग में लाई गई। और तीसरा कथन है, यह गुंबद निर्माण की पद्धति है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहले 2 स्टेटमेंट जो दिए गए वो सही है, और ये जो है ना,
ये गुंबद निर्माण की पद्धति नहीं है। 1 और 2 करेक्ट होगा। तो कार्वेल्ड जो वास्तुकला है इसमें क्षैतिज बीम 2 खंभों के ऊपर रखी जाती है। यह जो मतलब कला है, वास्तुकला 7वीं से 10वीं सदी के बीच में प्रचलित रही, लेकिन ये गुंबद निर्माण नहीं करती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। याद रखिएगा, जो कार्वेल्ड वास्तुकला है या जो कार्वेल्ड आर्किटेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मजमा उल बहरीन पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया गया है अकबर द्वारा बनवाए गए बाग के नाम से, शाहजहां द्वारा बनवाया गया वास्तुशिल्प ग्रंथ, दारा शिकोह द्वारा लिखित धार्मिक समन्वय पर आधारित ग्रंथ, जहांगीर द्वारा चित्रकला पर लिखी गई आत्मकथा। तो ये जो है दारा शिकोह द्वारा लिखे धार्मिक समन्वय पर आधारित जो ग्रंथ है वो है मजमा उल बहरीन। तो मजमा उल बहरीन दारा शिकोह द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें हिंदू और इस्लामिक दर्शन के समन्वय पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य शैली निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को प्रभावित थी? तो गुजरात है, मालवा है, बंगाल है और दक्कन है। तो केवल गुजरात और मालवा से फतेहपुर सीकरी की जो स्थापत्य शैली थी वो प्रभावित थी। केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। तो फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला विशेष रूप से गुजरात और मालवा की शैलियों से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बंगला गुंबद शब्द का संदर्भ किससे है? तो बंगाल की वास्तुकला का मुगल शैली में समावेशन, एक विशेष प्रकार की बंगाली कविता, अकबर द्वारा स्थापित एक बौद्ध केंद्र और एक युद्ध प्रणाली। बंगला गुंबद क्या है? तो बंगाल की वास्तुकला का मुगल शैली में समावेशन ही क्या है? बंगला गुंबद है। तो बंगाल की ढालनादार छतों वाली शैली को मुगल स्थापत्य में क्या कहा जाता है? बंगला गुंबद के रूप में अपनाया गया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Which of the following pairs are correctly matched building built by a king? तो बाबर, गार्डन ऑफ काबुल, शाहजहां, रेड फोर्ट और राजराजदेव तो राजराजेश्वर टेम्पल, उसके बाद राजेंद्र प्रथम तो ताजमहल। तो आप उसमें बताना कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसमें आप समझ ही रहे होंगे, राजेंद्र प्रथम ने ताजमहल नहीं बनवाया। 1, 2, 3 करेक्ट है। तो राजेंद्र प्रथम ने ताजमहल नहीं बनवाया। यह किसके द्वारा निर्मित है? शाहजहां के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 है। दीवाने आम और दीवाने खास किस प्रयोजन से प्रयोग किए जाते थे? तो सैन्य प्रशिक्षण, धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक और निजी दर्शनों हेतु, अकबर की धार्मिक नीति की चर्चाओं हेतु। तो ये क्या था? पब्लिक और प्राइवेट जो दर्शन थे उसके लिए दीवाने आम और दीवाने खास यूज किए जाते थे। तो दीवाने आम सार्वजनिक और दीवाने खास क्या था? एक निजी दरबार होता था। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनवाया और नदी तक पहुंच को नियंत्रित किया? अकबर, बाबर, शाहजहां और हुमायूं। शाहजहां सिंपल आंसर है इसका। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और नदी तट तक केवल कुलीनों के पहुंच की अनुमति थी। सो ऑप्शन शाहजहां इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है। हौज सुल्तानी किस सुल्तान द्वारा बनवाया गया जलाशय था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था हौज सुल्तानी। तो इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी जलाशय का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी के शिव मंदिर को किन वस्तुओं से सजवाया था? तो व्यापारिक वस्तुओं से, अपदस्थ राजाओं की मूर्तियों, हस्तलिखित ग्रंथ और स्वर्ण सिक्कों से। तो जो अपदस्थ राजाओं की मूर्तियों से उनसे सजवाया था। तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अन्य राजाओं से ली गई मूर्तियां मंदिर में सजाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। बलबन के शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने निजाम मुस्तफ़ा नामक शासन सिद्धांत अपनाया। बलबन ने सिजदा और पायबोस की प्रथा शुरू की। बलबन ने खुद को जिल्ल इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित किया और उन्होंने वली ए इलाही उपाधि ग्रहण की। कौन सा इसमें से सही है? तो ये बलबन के बारे में पूछा जा रहा है। तो बलबन ने सिजदा, पायबोस ये प्रथा शुरू की और इसने खुद को क्या कहलवाया? जिल्ल इलाही कहलवाया। केवल 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बलबन ने जिल्ले इलाही और सिजदा पायबोस जो ईरानी प्रथा थी उसको शुरू कराया और वली ए इलाही नहीं बल्कि नियाबत ए खुदाई यानी ईश्वर की ओर से प्रतिनिधि की संकल्पना किसके द्वारा प्रोवाइड की गई? तो ये बलबन के द्वारा प्रोवाइड की गई। क्वेश्चन नंबर 11 है। बलबन की प्रशासनिक नीतियों के बारे में विचार करें। पहला कथन है, उन्होंने दीवाने अर्ज और दीवाने वजारत को अलग किया। उन्होंने वरीद नामक गुप्तचर प्रणाली शुरू की। बलबन ने स्थानीय सूबों में शूरा परिषद की स्थापना की। तो शूरा परिषद की स्थापना बलबन ने नहीं की थी। ठीक है, 1 और 2 करेक्ट होगा। तो बलबन ने दीवानों का पुनर्गठन और गुप्तचर प्रणाली स्थापित की परंतु शूरा परिषद की कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बलबन और बंगाल से संबंधित कथनों पर विचार करें। तुगरिल खान ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर लिया। बलबन ने बंगाल पर स्वयं सेना के साथ चढ़ाई की और विजय प्राप्त की। बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान या बुगरा खान, जहां भी जो लिखा रहता है, को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। बलबन ने बंगाल को खो दिया और वह स्वतंत्र रहा। तो जाहिर सी बात है ये करेक्ट नहीं होगा, बाकी तीनों ही यहाँ पे सही होंगे। तो बलबन ने तुगरिल खां को पराजित कर बंगाल पर पुनः अधिकार स्थापित किया और बुघरा खां को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपैक्ट ऑफ बलबन आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। तो बलबन ने विद्रोही अमीरों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया और बलबन ने हिंदू विद्रोहों को भी कठोरता से दबाया और बलबन ने उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। तो बलबन ने जो उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई थी, केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बलबन ने सख्त नीति अपनाई, धार्मिक सहिष्णुता नहीं बल्कि कठोर नियंत्रण पर बल दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 14 है, बलबन के समय दरबार की संस्कृति से संबंधित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, केवल उच्च अमीरों को बैठने की अनुमति थी। दूसरा, हंसी मजाक और शराबबंदी को दरबार में निषिद्ध कर दिया गया था। और बलबन ने नवरोज उत्सव को दरबार में भव्य रूप से मनाया। तो यहाँ पे तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी सही है यहाँ पे। तो बलबन का जो दरबार था औपचारिकता, अनुशासन और भव्यता का उदाहरण था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, बलबन की कब्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मेहरौली दिल्ली में स्थित है। बलबन की कब्र में सच्चे आर्च का प्रयोग पहली बार हुआ है। और तीसरा कथन है, यह मकबर बलबन ने खुद बनवाया था। और चौथा कथन है, इसकी तुलना लौह स्तंभ से की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ये चौथा दिया गया ये गलत होगा, लौह स्तंभ से इसकी तुलना नहीं की जाती है। 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बलबन का जो मकबरा था ट्रू आर्च के लिए प्रसिद्ध था और इसकी तुलना लौह स्तंभ से नहीं की जाती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 16 है, बलबन की गुप्तचर प्रणाली के बारे में विचार करें। पहला कथन है, बलबन ने बरीद नामक गुप्तचर अधिकारियों की नियुक्ति की। दूसरा कथन है, उन्होंने गुप्तचर की सत्यता की निगरानी के लिए स्वयं रिपोर्ट मंगवाई। और तीसरा कथन है, गुप्तचरों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति थी। तो गुप्तचर जो थे वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते थे, केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। तो बलबन ने बरीद नामक गुप्तचर तंत्र स्थापित किया, लेकिन गुप्तचरों की स्वतंत्रता क्या थी, लिमिटेड थी। वे सीधे सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो बलबन द्वारा अपनाई गई राजशाही की गरिमा की नीति से आप क्या समझते हैं? 4 कथन। पहला कथन, सुल्तान को ईश्वर की छाया के रूप में प्रस्तुत करना, दरबार की कठोर औपचारिकता को बढ़ाना, सामंतों को सम्राट के नीचे सिद्ध करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो ये रिलीजियस टॉलरेंस था इसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बलबन ने राजशाही की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त दरबारी प्रोटोकॉल अपनाए, धार्मिक सहिष्णुता इसका कोई भाग नहीं था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, बलबन के समय चहलगानी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 40 तुर्क अमीरों का शक्तिशाली समूह था। बलबन ने इस गुट को समाप्त कर शक्ति को केंद्रित किया और चहलगानी इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया समूह था। तो यहाँ पे तीनों ही कथन जो दिए गए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन बलबन ने इसे क्या किया, समाप्त कर सत्ता का एक हिसाब से सेंट्रलाइजेशन किया, उसको केंद्रित किया। क्वेश्चन नंबर 19, तो बलबन ने नियाबत खुदाई की संकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब, पहला कथन, सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा कथन, यह विचार तुर्की सुन्नी राजनीतिक दर्शन से प्रेरित था और इसमें धार्मिक मामलों में सुल्तान की भूमिका को सर्वोपरि माना गया है। तो तीनों ही कथन सही हैं, नियाबत खुदाई से रिलेटेड। तो बलबन के अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि नायब है और शासन धार्मिक तथा नैतिक अनुशासन से जुड़ा होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी यहाँ पे जो दिए गए वो करेक्ट होंगे। बलबन के समय में मंगोल आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मंगोलों ने भारत की पश्चिमी सीमा पर बार बार आक्रमण किए। दूसरा कथन, बलबन के पुत्र मोहम्मद की मृत्यु एक मंगोल हमले में हुई थी। और तीसरा कथन, बलबन ने सीमाओं पर मजबूत किले बनवाए और सेना पुनर्गठित की। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 3 के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे जो मंगोल आक्रमण से रिलेटेड है। तो मंगोल के लगातार हमलों से निपटने के लिए बलबन ने सख्त कदम उठाए और उनके कारण ही उसके मृत्यु की। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, दिल्ली को पहली बार एक राज्य की राजधानी, ये यहाँ पे तोमर होना चाहिए, तोमरों के अधीन बनाया गया था। ठीक है।
और दूसरा कथन है कि चौहानों ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। और तीसरा कथन इसमें दिया गया है, तोमरों और चौहानों के समय दिल्ली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गई थी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो तीनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही होगा। आइए एक्सप्रेशन देखते हैं। तोमरों के अधीन दिल्ली को राजधानी बनाया गया और चौहानों ने तोमरों को पराजित किया। इस काल में दिल्ली एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गई थी जहां जैन व्यापारी रहते थे और देहली बाल सिक्कों का यहाँ पे प्रचलन था, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 है इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। स्टेटमेंट 2 इज शी वाज enthroned in 1236 and removed in 1240. And statement 3 is Rajia qualifications were rejected by the historian of the time. Which of the above following statement is correct? तो रजिया की योग्यता को उस समय के इतिहासकारों ने नकारा नहीं था, ठीक है। केवल 1 और 2 सही होगा। तो रजिया को 1236 में सुल्तान बनाया गया, लेकिन 1240 में वो हटा दी गई। और यद्यपि उन्हें उनके समकालीन इतिहासकार कौन मिन्हाज सिराज ने योग्य माना, फिर भी उनका महिला होना प्रमुख कारण था जिससे उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बंदगान विशेष रूप से सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए गुलाम होते थे। और दूसरा कथन जो दिया गया है, एकता प्रणाली में मुक्ति सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता था। तीसरा कथन है, मुक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर वसूल सकता था तथा राज्य को कोई नियंत्रण इस पे नहीं होता था। तो ऐसा नहीं था, मुक्ति जो भी कर वसूलता था उसमें राज्य का पूरा नियंत्रण होता था। बिना राज्य के नियंत्रण के वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो बंदगान शब्द का उपयोग विशेष रूप से सुल्तानों द्वारा खरीदे गए विश्वसनीय सैन्य गुलामों के लिए किया गया था। और मुक्ति जो है एकता क्षेत्र में प्रशासन व सैन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था, परंतु वह कर संग्रह पर राज्य के नियंत्रण में ही होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कथन पहला दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। दूसरा कथन इसमें है, उन्होंने स्थायी सेना और बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की। तीसरा कथन है, उनके शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौथा कथन है, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, अलाउद्दीन के उसमें शासनकाल में मंगोल भारत पर उन्होंने सफलतापूर्वक आक्रमण नहीं किया और दिल्ली पर अधिकार तो खैर नहीं कर पाए वो। और ये जो दिल्ली से दौलताबाद वाली कहानी है ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और प्रशासनिक सुधार किए। दौलताबाद की राजधानी स्थानांतरण योजना किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन के द्वारा नहीं। और मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया दिल्ली पे, लेकिन वो दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन अगेन इसमें है कि तुगलक वंश के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का प्रयास किया। दूसरा कथन है, उसने टोकन मुद्रा की शुरुआत की जो तांबे के सिक्कों के रूप में जारी की गई थी। और तीसरा कथन है, उसने गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में भूमि कर को 25% तक घटा दिया था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जो गंगा यमुना दोआब का रीजन था वहां पे 25% तक इसको घटाया नहीं गया था। केवल 1 और 2 ही सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित की और जो टोकन मुद्रा है उसका प्रचलन कराया। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एकता वह क्षेत्र होता था जिसे सैन्य अधिकारियों के शासन और राजस्व संग्रह हेतु सौंपा जाता था। दूसरा कथन है, मुक्ति उन अधिकारियों को कहा जाता था जो एकताओं का शासन करते थे। तीसरा कथन है, मुक्तियों को सैनिकों का वेतन सीधे खजाने से दिया जाता था। और चौथा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्तियों पर निगरानी रखने हेतु लेखाकार नियुक्त किए थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो जो मुक्ति का वेतन था वो मतलब सीधे खजाने से नहीं दिया जाता था, ठीक है। 1, 2, 4 सही होगा, केवल तीसरा गलत होगा। तो मुक्तियों को अपनी एकता से राजस्व संग्रह करने की अनुमति थी जिससे वो सैनिकों को वेतन देते थे, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे रॉन्ग होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बंदगान वे दास होते थे जिन्हें सैन्य सेवा हेतु खरीदा जाता था। और दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश ने बंदगानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। तीसरा कथन है, तवारीख लेखक इन बंदगानों को सामाजिक रूप से उच्च जन्म वाले मानते थे। तो कौन सा इसमें से कथन है? तो यहाँ पे 1 और 2 सही होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा। जो तवारीख लेखक थे बंदगानों को सामाजिक रूप से उच्च जन्म वाला नहीं मानते थे।
तो तीसरा गलत है, तवारीख लेखक इन बंदगानों की नियुक्ति से असहज थे और उन्हें क्या मानते थे, निम्न वर्गीय मानते थे, उच्च वर्गीय नहीं मानते थे। तो तीसरा गलत होगा, केवल एक और दो ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 में दिल्ली की सुल्तान बनी। दूसरा कथन है, रजिया को 1240 में सत्ताच्युत कर दिया गया क्योंकि वह एक महिला थी। और तीसरा कथन इसमें है कि मिन्हाज सिराज ने उन्हें असक्षम शासक बताया और समर्थन नहीं किया। तो बल्कि आपने अभी पहले भी देखा कि मिन्हाज सिराज ने खाली समर्थन किया था रजिया का। तो एक और दो सही होगा, तीसरा यहाँ पे गलत होगा स्टेटमेंट। तो मिन्हाज सिराज ने उन्हें भाइयों से बेहतर बताया परंतु एक महिला शासक के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया। कौन? मिन्हाज सिराज। ठीक है, केवल एक और दो। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन इसमें पहला है, प्रारंभिक 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण केवल किलेबंद नगरों तक सीमित था। दूसरा कथन है, सल्तनत का प्रमुख विस्तार बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय हुआ। तीसरा कथन है, आंतरिक सीमा का विस्तार वन काटकर और कृषि को बढ़ावा देकर किया गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। तो विस्तार पहले आरंभिक सीमा दोआब क्षेत्र में हुआ और फिर बाद में दक्षिण भारत तक ये हुआ। 1, 2 और 3। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन जो पहला दिया गया है, खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने अपने दास जिनको कि बंदगान को सैन्य और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। दूसरा कथन है, बंदगानों को सुल्तानों के प्रति पूर्णतः वफादार माना जाता था और बंदगान प्रणाली को तारीख लेखक या तवारीख लेखक ने समाज में उच्च वर्ग को बढ़ावा देने के रूप में इसको सराहा था। तो हमने ऊपर भी देखा कि जो तवारीख लेखक थे वो क्या मानते थे, निम्न वर्गीय मानते थे और उन पर भरोसा नहीं करते थे वो। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो खिलजी और तुगलक सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय दासों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ये दास सुल्तान के प्रति वफादार थे, लेकिन इतिहासकारों में जो कि तवारीख लेखक थे, इन्हें निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर लाने वाले की आलोचना की। ठीक है, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला कथन जो दिया गया है कि इक्ता एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी जिसे सैनिक अधिकारियों को सौंपा जाता था। दूसरा कथन है, इक्तादार यानी मुक्ति कर वसूलने और सेना का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा कथन है, सुल्तानों ने राजस्व संग्रह और सैनिकों की संख्या की जांच के लिए लेखाकार नियुक्त किए थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। इक्ता प्रणाली सल्तनत काल की रीढ़ थी। इक्तादार सैनिक अधिकारी होते थे जो कर वसूलते थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभालते थे वो, और बाद में लेखाकार नियुक्त किए गए ताकि मुक्ति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कर वसूल न किया जाए। तो 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखते हैं क्या है। तो दिल्ली सल्तनत के काल में तवारीख से आप क्या समझते हैं। ये इतिहास की किताब थी जो फारसी भाषा में लिखी जाती थी। इनका उद्देश्य सुल्तानों की प्रशंसा करना और शासन पर सुझाव देना होता था। ये लेखक सामान्य जनजीवन की सटीक जानकारी प्रस्तुत करते थे और ये लेखक प्रायः उच्च वर्ग, दरबारी और विद्वान होते थे। तो ये लेखक सामान्य जीवन की सटीक जानकारी प्रस्तुत नहीं करते थे। उस समय जो राजा को अच्छा लगता था वही सारी चीजें लिखते थे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य क्या होता था, सुल्तानों की प्रशंसा करना। तो 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, तीसरा यहाँ पे गलत होगा। तो तवारीख फारसी भाषा में लिखी गई जो सुल्तानों के लिए लिखी गई थी और ये लेखक शासन में सुधार हेतु सुझाव देते थे और प्राय दरबार से जुड़े होते थे। ये आम जनता की सच्चाई को कम ही दर्शाते थे। ठीक है, तो 1, 2 और 4 करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान से संबंधित नहीं है। पहला कथन है, वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने तुर्की दासों के विरोध के बावजूद सफलतापूर्वक शासन किया। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने उसे अपने समय का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया और उसे लिंग के कारण दरबारी वर्ग द्वारा अस्वीकार किया गया। तो मिन्हाज सिराज ने उसको मतलब अच्छा तो माना था, लेकिन एक महिला होने के नाते वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, रजिया सुल्तान के बारे में ये सही नहीं है। तो मिन्हाज सिराज ने रजिया को योग्य तो माना, परंतु उन्होंने एक महिला के रूप में उसे स्वीकार करने में असहजता जताई। उन्होंने उसे सर्वोत्तम शासक नहीं बताया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों में से क्या था, मतलब कौन से थे। तो मंगोल आक्रमणों से सैन्य दबाव और संसाधन की कमी हुई, प्रांतीय गवर्नरों की स्वायत्तता और बगावत, प्रांतीय अस्थिरता और उत्तराधिकार का संघर्ष। तो कौन सा इसमें सही होगा। तो तीनों ही कथन जो है बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बारे में है।
तो सल्तनत का पतन मंगोल हमला, कमजोर प्रशासन और प्रांतीय गवर्नरों के विद्रोह से हुआ। तो ये तीन जो है मेन रीजन थे उसके। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सल्तनत काल में इक्ता भूमि का वह भाग था जिसे अधिकारियों को वेतन के रूप में सौंपा जाता था। दूसरा कथन है, मुक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर संग्रह की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे ही तीसरा कथन है, मुक्ति को राज्य द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सैनिक रखने की अनुमति थी। कौन सा कथन सही है? तो मुक्ति को राज्य के द्वारा जो निर्धारित संख्या थी उतनी ही सैनिक रखने की अनुमति थी, वो उससे ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता था। केवल एक और दो करेक्ट होगा। तो एकता प्रणाली के अंतर्गत भूमि अधिकारियों को दी जाती थी जिन्हें मुक्ति कहा जाता था। उनका कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने क्षेत्र में शासन बनाए रखना होता था। उन्हें निर्धारित संख्या में सैनिक रखने और राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रह की अनुमति थी। इससे अधिक वो राजस्व का कलेक्शन नहीं कर सकते थे। इसी वजह से केवल एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल में तवारीख इतिहास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तवारीख फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये इतिहास लेखक आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। ये लेखन मुख्य रूप से सुल्तानों को खुश करने के उद्देश्य से किया जाता। तो हमने अभी ऊपर भी प्रश्न में देखा, आम जनता की समस्याएं ये बहुत कम लिखते थे। जो सुल्तानों को अच्छा लगता था वही सारी चीजें ये राइट करते थे। केवल एक और तीन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तवारीख फारसी भाषा में लिखी जाती थी और इनका उद्देश्य सुल्तानों को शासन संबंधी सलाह देना, उन्हें प्रसन्न करना होता था। ये लेखक दरबारी वर्ग से संबंधित होते थे और आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज ये करते थे। केवल एक और तीन। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों में किस कारण रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटाया गया? तो पहला कथन, वह एक महिला शासक थी जो उस समय की समाज को स्वीकार्य नहीं थी। दूसरा कथन, उसने दरबार में तुर्की अमीरों की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की। तीसरा कथन, उसे युद्ध कौशल की कमी थी। तो उसमें युद्ध कौशल की कमी थी ऐसा नहीं है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट इसके लिए, रजिया सुल्तान के लिए यहाँ पे जो उसके रिमूवल के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो उस समय का समाज था उसको स्वीकार नहीं कर रहा था और जो अमीर थे, जो तुर्की अमीर थे, उनका जो एक हिसाब से पावर थी उनको सीमित करने की कोशिश रजिया ने की थी। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम राइज हुई थी। केवल एक और दो सही होगा यहाँ पे। तो रजिया एक कुशल शासक थी लेकिन उसने तुर्की अमीरों उसे महिला होने के कारण स्वीकार नहीं कर पाए। उसने अपने शासन में अमीरों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया जिससे वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया और उसे पद से हटा दिया। ठीक है, केवल 3 या 4 साल का शासनकाल रहा रजिया सुल्तान का। क्वेश्चन नंबर 18, शेरशाह सूरी के शासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, उसने राजस्व प्रणाली में सुधार किया। उसने सड़कों और सरायों का निर्माण कराया। उसके प्रशासनिक मॉडल को अकबर ने अपनाया। तो आप जानते हैं तीन के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। शेरशाह सूरी ने भूमि मापन के आधार पर कर प्रणाली लागू की, सड़कें सराएं बनवाई और उसका प्रशासनिक मॉडल बाद में किसने एक्सेप्ट किया? अकबर ने उसको अपनाया। तो केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सल्तनत काल में इक्ता भूमि का वह भाग था जिसे अधिकारियों को वेतन के रूप में सौंपा जाता था। दूसरा कथन है, मुक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और कर संग्रह की जिम्मेदारी दी जाती थी। तीसरा कथन है, मुक्ति को राज्य द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक सैनिक रखने की अनुमति थी। तो तीसरा कथन ऑटोमेटिक गलत होगा। आपने ऊपर भी देखा, 1 और 2 ही यहाँ पे करेक्ट होगा। एकता प्रणाली के अंतर्गत भूमि अधिकारियों को दी जानी थी जिन्हें मुक्ति कहा जाता था और उनका कार्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था बनाए रखना होता था। उन्हें निर्धारित संख्या से अधिक सैनिक रखने, राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व संग्रह की अनुमति थी। इससे ज्यादा वो नहीं कर पाते थे। केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 है, सल्तनत काल में तवारीख के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो तवारीख फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये इतिहास लेखन आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। ये लेखन मुख्य रूप से सुल्तानों को खुश करने के उद्देश्य से किया जाता था। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है इसमें, ट्रैबिट जो शैली में छतों, दीवारों और खिड़कियों का निर्माण 2 खंभों के ऊपर क्षैतिज बीम रखकर किया जाता था। दूसरा कथन है, यह स्थापत्य शैली 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच विशेष रूप से प्रचलित थी। और तीसरा कथन है, अर्कुवेट शैली में मेहराबों के माध्यम से भार वहन किया जाता था। चौथा जो इसमें कथन है, अर्कुवेट शैली केवल दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ठीक है, अर्कुवेट के बारे में पहले सेशन में हम बता चुके हैं कि ये मेहराबों के माध्यम से ही भार वहन करती थी और ये साउथ इंडिया में नहीं थी। ठीक है, तो केवल 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, चौथा सही नहीं होगा। तो ट्रैबिट और अर्कुवेट दोनों स्थापत्य शैलियां मध्यकालीन भारत में विकसित हुई, लेकिन 4 गलत है क्योंकि अर्कुवेट शैली केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थी, यह पूरे भारत में फैली हुई थी।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज बाबर बिल्ड चारबाग स्टाइल गार्डन इन अफगानिस्तान एंड इंडिया। स्टेटमेंट 2 इज शाहजहां did not use the Charbagh style in the construction of the Taj Mahal. And statement 3 is in the Charbagh plan the garden is divided into 4 equal parts. And statement 4 is Shah Jahan Taj Mahal plan adopted the नदी मुखी आर्किटेक्चरल स्टाइल। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो देखिए यहाँ पे जो ये है ना दूसरा कथन कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण में चारबाग शैली का प्रयोग नहीं किया, ये गलत है। 1 2 3 यहाँ पे सही होगा, सॉरी 1 3 4 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे शाहजहां ने ताजमहल में चारबाग शैली और नदी मुखी स्थापत्य शैली दोनों को अपनाया है, इसी वजह से दूसरा कथन गलत होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजराज चोल ने तंजावुर में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिरों में अधीनस्थ राजाओं के देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती थी और मुस्लिम सुल्तान खुद को ईश्वर का अवतार मानते थे। चौथा कथन, फारसी दरबारी ग्रंथों में सुल्तानों को ईश्वर की छाया कहा गया है। ठीक है, तो मुस्लिम सुल्तान जो है वो खुद को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, उसके इक्विवेलेंट मानते थे, जैसे कि बलबन के बारे में आपने पहले ही देखा है। 1 2 4 करेक्ट होगा। तो मुस्लिम सुल्तान स्वयं को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, यह हिंदू परंपरा से जुड़ी अवधारणा है। बाकी सभी कथन सही है। ठीक है, तो 1 2 4 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज सुल्तान इल्तुतमिश बिल्ट अ लार्जर रिजर्वायर इन दिल्ली कॉल्ड हौज ए सुल्तानी। स्टेटमेंट 2 इज राजेंद्र चोल फर्स्ट डेकोरेटेड हिज टेंपल विथ स्टैच्यू ब्रॉट फ्रॉम द डिफीटेड किंग। एंड स्टेटमेंट 3 इज Mahmud Ghaznavi invaded many temples and looted statue and wealth from there. And statement 4 is Akbar prohibited the construction of temple during his rule. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे चौथा ये गलत होगा कि अकबर ने अपने शासनकाल में मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट होगा। तो चौथा गलत क्यों हुआ कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी और मंदिरों के निर्माण पर इसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पियत्रादुरा जो है तकनीकी संगमरमर में रंगीन पत्थरों की नक्काशी से संबंधित है। दूसरा कथन है, मुगलों ने स्थानीय स्थापत्य शैली को अपनाया जैसे कि बांग्ला डोम। और तीसरा कथन है, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में गुजरात और मालवा का प्रभाव रहा। शिखर शब्द का प्रयोग मुगल मकबरों के शीर्ष के लिए किया जाता था। तो जाहिर सी बात है, जो शिखर होते थे वो मुगल टॉम्स के लिए यूज नहीं होते थे, है ना, वो जो मंदिर होते थे उनके लिए यूज होता था। तो 1 2 3 करेक्ट होगा। तो शिखर शब्द का प्रयोग हिंदू मंदिरों के शीर्ष भाग के लिए किया जाता था, ना कि मुगल मकबरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मुगल शासकों ने क्षेत्रीय स्थापत्य शैलियों को अपनी इमारतों में शामिल किया। बंगाल की झोपड़ी जैसे छत की शैली बांग्ला डोम को मुगलों ने अपनाया। तो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं बिल्कुल। तो मुगलों ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थापत्य शैलियों को अपनाया और जिसमें कि बांग्ला डोम इसकी एक स्पष्ट मिसाल है जो बंगाल से ली गई है। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बाबर ने चारबाग शैली के बागों का निर्माण सबसे पहले दिल्ली में करवाया। और दूसरा कथन है, इस शैली में बाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। कौन सा सही होगा? तो चारबाग शैली के जो बागों का निर्माण सबसे पहले दिल्ली में उसने नहीं कराया, वो अफगानिस्तान में कराया। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा, पहला गलत होगा। तो सबसे पहले बाबर ने चारबाग शैली के जो बाग थे वो काबुल में बनवाए, ना कि दिल्ली में। ठीक है, तो केवल दूसरा ही करेक्ट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में गुजरात और मालवा की शैलियों का प्रभाव था। दूसरा कथन है, इस नगर का निर्माण जहांगीर द्वारा कराया गया था। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जहांगीर ने नहीं, अकबर ने कराया था। केवल एक सही होगा। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, जहांगीर ने नहीं की थी। ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पित्रा तकनीक में संगमरमर या बलुआ पत्थर के रंगीन पत्थरों की जड़ाई की जाती थी। यह तकनीक ताजमहल की सजावट में प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो पित्रा जो तकनीक थी ताजमहल में प्रयुक्त एक प्रमुख सजावटी तकनीक थी, जिसमें सुंदर नक्काशीदार डिजाइन और रंगीन पत्थर जड़े जाते थे। बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजेंद्र चोल प्रथम ने एक शिव मंदिर बनवाया जिसमें पराजित राजाओं की मूर्तियां स्थापित की गईं
और दूसरा कथन है मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण केवल धार्मिक उद्देश्यों से किया जाता था। तो ऐसा नहीं है, दूसरा गलत होगा, केवल एक सही होगा। तो दूसरा गलत है क्योंकि धार्मिक उद्देश्यों के अलावा मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण राजा की शक्ति, समृद्धि और भक्ति को दर्शाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण शक्ति, धन और धार्मिक भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। राजराज चोल ने अपने मंदिर का नाम अपने नाम के समान रखा ताकि वह स्वयं को ईश्वर के समान दिखा सके। मुस्लिम सुल्तानों को फारसी इतिहासकारों ने ईश्वर का अवतार बताया है। तो ऐसा नहीं है, जो फारसी इतिहासकार हैं उन्होंने इसको ईश्वर का अवतार नहीं बताया, केवल एक और दो ही सही होगा यहाँ पे। तो मुस्लिम सुल्तान स्वयं को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, लेकिन उन्हें क्या मानते थे, शैडो ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की छाया वो मानते थे। एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है शाहजहां ने अपने महलों और दीवाने आम को मस्जिद जैसा स्वरूप देने की योजना बनाई। उन्होंने ताजमहल को नदी के किनारे बाग शैली में बनवाया और ताजमहल में लाल बलुआ पत्थर का मुख्य रूप से उपयोग किया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग ताजमहल में नहीं किया गया था। ठीक है, वो संगमरमर का यूज किया गया था। एक और दो सही है। तो ताजमहल में मुख्य रूप से व्हाइट मार्बल से बना हुआ था, न कि लाल बलुआ पत्थर से। केवल एक और दो। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बाबर ने चहारबाग शैली के उद्यानों की शुरुआत अफगानिस्तान में की और अकबर के काल में मकबरा स्थापत्य विशेष रूप से विकसित हुआ और हुमायूं का मकबरा अकबर के काल में बना और उसमें पिस्टाक और गुंबद जैसे तत्व दिखाई पड़ते हैं। तीनों ही कथन यहाँ बिल्कुल सही हैं। तो बाबर ने चहारबाग शैली शुरू की, ठीक है, अफगानिस्तान में, काबुल में। अकबर ने जो मकबरा शैली को आगे बढ़ाया और हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य की प्रारंभिक मिसाल बना। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन हस्त विहिस्त जो है मुगल स्थापत्य में एक केंद्रीय कक्ष होता था जिसमें 8 अन्य से घेरा जाता था। दीवाने खास, दीवाने आम मुगल दरबार की सार्वजनिक और निजी सभाएं थी और शिखर शब्द का प्रयोग मुगल महलों की छतों के लिए होता था। तो तीसरा ऑटोमेटिक गलत होगा, केवल एक और दो ही सही होगा यहाँ पे। तो शिखर शब्द का उपयोग हिंदू मंदिरों के शीर्ष भाग के लिए होता था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर साम्राज्य के हाथी अस्तबलों पर बीजापुर और गोलकुंडा की वास्तुकला का प्रभाव था। दूसरा कथन है वृंदावन में मंदिरों की स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी और मुगल शैली से मेल खाती थी। स्थापत्य शैलियों का क्षेत्रीय आदान प्रदान केवल मुगल काल तक सीमित था। तो ऐसा नहीं है कि मुगल काल तक ही खाली सीमित था। एक और दो करेक्ट होगा। तो स्थापत्य शैलियों का क्षेत्रीय आदान प्रदान 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक होता रहा। ये केवल मुगल पीरियड तक का सीमित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, मुगल काल में शासकों ने नदी मुखी स्थापत्य शैली को अपनाया जिससे महल का मुख्य द्वार नदी की ओर होता था। शाहजहां के महल केवल चुने हुए दरबारियों को नदी के निकट पहुंचने की अनुमति देते थे और यह स्थापत्य शैली पहली बार औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। तो तीसरा गलत होगा, एक और दो सही होगा। शाहजहां ने ये सब किया था। तो नदी मुखी स्थापत्य शैली शाहजहां के समय अपनाई गई थी, न कि औरंगजेब के समय। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मंदिरों और मस्जिदों को शासक अपनी शक्ति और वैद्यता दर्शाने के लिए बनवाते थे। दूसरा कथन है इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी नामक प्रसिद्ध बावड़ी बनवाई। और तीसरा कथन है राजेंद्र चोल प्रथम ने शिव मंदिर में शत्रु राजाओं की छीनी गई मूर्तियां स्थापित कराई। कौन सा सही है? तो तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो शासक जो थे वो धार्मिक इमारतों के माध्यम से अपने वैध शासन और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इल्तुतमिश और राजेंद्र चोल दोनों ने इस परंपरा का पालन किया। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मंदिरों और मस्जिदों में कमरे, दरवाजे और खिड़कियां जोड़ना शुरू हुआ। दूसरा कथन है उस काल में भारी ढांचों का निर्माण के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल की आवश्यकता होती थी। और तीसरा कथन है उस समय सभी इमारतें गुंबद शैली में ही बनती थी। तो ऐसा नहीं है, एक और दो करेक्ट होगा। तो उस समय गुंबद शैली प्रमुख नहीं थी, ट्रैबिट शैली अधिक प्रचलित थी। ठीक है, और ट्रैबिट शैली क्या होता है हमने ऊपर देखा पहले ही प्रश्न में। गुंबद और मेहराब वाली जो अर्कुएट शैली है ये बाद में आई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पित्राद्वारा तकनीक में संगमरमर पर रंगीन पत्थरों को जड़ित किया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से फतेहपुर सीकरी के निर्माण में प्रयुक्त हुई और यह सजावटी कला शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख थी। तो यहाँ पे जो था ये पित्राद्वारा ये फतेहपुर सीकरी के निर्माण में प्रयुक्त नहीं हुई थी। केवल एक और तीन यहाँ पे सही होगा।
तो पित्रा द्वारा जो तकनीक थी विशेष रूप से ताजमहल और शाहजहां के अन्य निर्माण में देखी गई है। फतेहपुर सीकरी की उसमें नहीं, क्योंकि फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मुगल काल में शाही सभाएं दीवाने खास और दीवाने आम में आयोजित होती थी। दीवाने खास केवल साधारण जनता के लिए आरक्षित था। इन सभाओं का निर्माण भी धार्मिक वास्तुकला की शैली में किया गया था। ठीक है, तो दीवाने खास जो था वो साधारण जनता के लिए आरक्षित नहीं था कभी भी। 1 और 3 करेक्ट होगा। तो दीवाने खास एक निजी दरबार था और दीवाने आम सार्वजनिक जनता के लिए था। ठीक है, शाही सभागारों का निर्माण मस्जिद जैसी शैली में भी किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है तंजावुर चोल वंश की राजधानी और एक प्रशासनिक केंद्र था। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ राजराज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर स्थित था। और तीसरा कथन है यह नगर केवल धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था, वहां व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती थी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो तीसरा कथन दिया गया है कि जो तंजावुर की बात हो रही है, ये दोनों चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस था, यानी जो धार्मिक कार्य और जो व्यापारिक गतिविधियां दोनों। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो कथन 3 गलत है, क्योंकि जो तंजावुर था एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, जहां अनाज, कपड़े, मसाले और आभूषण की मंडियां थी। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मंदिरों को भूमि और धन दान दिए जाते थे ताकि वो तीर्थयात्रियों और पुजारियों का पालन कर सके। दूसरा कथन है मंदिर आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र होते थे। तीसरा कथन है मंदिरों को व्यापार और बैंकिंग से दूर रखा जाता था। तो यहाँ पे तीसरा अगेन फिर से गलत होगा, केवल 1 और 2 सही होगा। तो तीसरा गलत क्यों होगा? क्योंकि मंदिर अपनी समृद्धि का प्रयोग व्यापार और बैंकिंग में निवेश हेतु करते थे, इसी वजह से जो तीसरा कथन है ये रॉन्ग हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज सम टाउन इन मिडिवल पीरियड कंबाइंड द रोल्स ऑफ टेम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल एंड पोर्ट। स्टेटमेंट 2 इज फ्रॉम द 18th century onward small towns began to develop from larger village। and statement 3 is these towns usually had specialized streets for different craftsmen। which of the following statement are correct? तो यहाँ पे जो तीनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी कथन बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो तीनों कथन सही हैं, क्योंकि मध्यकालीन नगर बहुकार्यात्मक होते थे और उनमें व्यापारिक गलियां तथा शिल्पकारों की विशिष्ट बस्तियां भी होती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है गुजराती व्यापारी रेड सी, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से व्यापार करते थे। दूसरा कथन है मारवाड़ी, ओसवाल और चेट्टियार प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। तीसरा कथन है इन व्यापारियों ने अपना व्यापार केवल भूमि मार्गों तक सीमित रखा था। तो यहाँ पे फिर से तीसरा गलत होगा, क्योंकि जो व्यापारी थे वो भूमि मार्ग और समुद्री मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। तो केवल 1 और 2 अगेन यहाँ पे सही होगा। तो क्योंकि ये व्यापारी समुद्री मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सक्रिय थी, इसीलिए तीसरा स्टेटमेंट जो होगा ये क्या होगा? ये गलत होगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हम्पी की वास्तुकला में मेहराब, गुंबद और स्तंभ युक्त सभागार प्रमुख थे। दूसरा कथन दिया गया है यह नगर कृष्णा तुंगभद्रा नदी घाटी में स्थित था। और तीसरा कथन दिया गया है हम्पी को मुगल सम्राट अकबर ने ध्वस्त किया था। तो ये तो तीसरा वैसे भी गलत है, आप समझ रहे होंगे। 1, 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो हम्पी को 1565 में विजयनगर साम्राज्य की हार के बाद दक्कनी सुल्तानों द्वारा नष्ट किया गया था, अकबर के द्वारा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सूरत मुगल काल में पश्चिमी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। दूसरा कथन है अंग्रेजों, डचों और पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां सूरत में स्थित थीं। तीसरा कथन है सूरत का पतन केवल समुद्री तूफानों के कारण हुआ था। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो डिक्लाइन ऑफ सूरत वाज ओनली ड्यू टू द सी स्टॉर्म, ऐसा नहीं है। ओनली 1 and 2 अगेन करेक्ट। तो सूरत का पतन मुगल साम्राज्य के पतन, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों के नियंत्रण और बॉम्बे से प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। तो ये 3 कारण रहे जो कि सूरत के पतन के प्रमुख कारण रहे। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। दूसरा कथन है यहाँ डचों द्वारा एक किला बनवाया गया था। और तीसरा कथन जो दिया गया है कि मछलीपट्टनम का पतन औरंगजेब के शासनकाल से पहले हो गया था। तो फिर से तीसरा ये गलत होगा। 1 और 2 करेक्ट होगा यहाँ पे।
तीसरा गलत क्यों हुआ? मछलीपट्टनम का पतन जो है औरंगजेब द्वारा गोलकोंडा को 1686-87 में अधिग्रहित करने के बाद हुआ था। ठीक है, ओनली 1 and 2 अगेन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 18वीं शताब्दी में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे नए नगर उभरे। दूसरा कथन है इनमें ब्लैक टाउन में भारतीय व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। तीसरा कथन है व्हाइट टाउन में स्थानीय राजपूत राजा निवास करते थे। तो तीसरा कथन अगेन गलत होगा। जो लोकल राजपूत किंग्स थे वो व्हाइट टाउन में नहीं रहते थे। केवल 1 और 2 अगेन सही होगा। तो व्हाइट टाउन में कौन रहता था? ब्रिटिश या यूरोपीय शासक वर्ग रहता था, न कि स्थानीय राजपूत राजा। ठीक है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मध्यकाल में मंदिरों को अनुदान स्वरूप भूमि दी जाती थी जिससे वो त्योहारों और अनुष्ठानों का आयोजन कर सकें। दूसरा कथन है तीर्थयात्री मंदिरों को दान देते थे जिससे मंदिर समृद्ध होते थे। और तीसरा कथन है मंदिरों को आर्थिक जो भूमिका सीमित थी और वे व्यापार में भाग नहीं लेते थे। तो हमने ऊपर भी प्रश्न देखा, केवल 1 और 2 ही सही होगा। तो मंदिर व्यापार बैंकिंग गतिविधियों में भी भाग लेते थे और वे अपने धन से व्यापारिक गतिविधियों को प्रायोजित भी करते थे। इसी वजह से केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, कांचकार, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे। दूसरा कथन है ये शिल्पकार मंदिर निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और तीसरा कथन है ये समुदाय केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थे, नगरों में सक्रिय नहीं थे। तो ये जो मतलब समुदाय थे वो नगरों में ही बेसिकली सक्रिय थे, क्योंकि जो भवन ये सारी चीज़ें बनती थी ये कहाँ बनती थी? मेनली नगरों में ही बनती थी। 1 और 2 करेक्ट होगा। तो क्योंकि पांचाल समुदाय नगरों में मंदिर निर्माण, मूर्तिकला, धातुकला और शहरी वास्तुकला कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता था, इसी वजह से तीसरा कथन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन मछलीपट्टनम का अर्थ क्या है? मछली का बंदरगाह। दूसरा कथन वहां डचों ने एक किले का निर्माण कराया था। और तीसरा कथन यह नगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुख्यालय रहा। तो मछलीपट्टनम जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का मुख्यालय नहीं रहा, तो वो डचों के लिए ही था, बाद में बना। 1 और 2 केवल करेक्ट होगा। तो ब्रिटिशों ने मछलीपट्टनम को बाद में छोड़कर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता को मुख्य केंद्र बनाया। ठीक है, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है छोटे नगरों में मंडपिका और हट्टा जैसे बाजार स्थान होते थे। दूसरा कथन है व्यापार पर कर लगाने का अधिकार कभी कभी स्थानीय मंदिर को भी दिया जाता था। और तीसरा कथन है इन नगरों में केवल धार्मिक वस्तुओं का व्यापार होता था। तो ऐसा नहीं है, तीसरा कथन गलत होगा। 1 और 2 अगेन सही होगा। ठीक है, तो इन नगरों में सभी प्रकार की वस्तुएं बिकती थी, जैसे कपड़ा है, लोहे के औजार है, तेल है, चीनी है। केवल धार्मिक वस्तुओं का ही व्यापार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सूरत में मुगल काल के दौरान कपड़ा व्यापार प्रमुख उद्योग रहा। दूसरा कथन है सूरत में सेठ और महाजन जैसे बड़े बैंकिंग समूह कार्यरत थे ये। और तीसरा कथन है सूरत का पतन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बॉम्बे की प्रतिस्पर्धा से हुआ। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो सूरत व्यापार, कपड़ा उद्योग और बैंकिंग का केंद्र के मुगल साम्राज्य के पतन और बॉम्बे के उभार के कारण इसका पतन हुआ। ठीक है, तीनों ही कथन जो दिए गए बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नगर 18वीं शताब्दी में औपनिवेशिक केंद्र बनकर उभरे। दूसरा कथन है ब्लैक टाउन में मुख्यतः अंग्रेज रहते थे। और तीसरा कथन है व्हाइट टाउन में यूरोपीय अधिकारी और शासक वर्ग रहते थे। तो आप जानते हैं ब्लैक टाउन में अंग्रेज नहीं रहे, वो कहाँ रहते थे? व्हाइट टाउन में रहते थे। केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। तो ब्लैक टाउन में भारतीय व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्ग रहता था, जबकि व्हाइट टाउन में यूरोपीय अधिकारियों के लिए आरक्षित था। केवल 1 और 3 करेक्ट होगा, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज तंजावुर वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस एंड कमर्शियल सेंटर ड्यूरिंग द चोल पीरियड। स्टेटमेंट 2 इज द रिवर कावेरी flowing near Tanjavur made it suitable for agriculture and trade. And statement 3 is Tanjavur was the temporary town established only during war time. तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो जो तंजावुर था वो युद्ध काल में बसाया गया था, केवल अस्थायी नगर नहीं था, बड़ा समृद्ध नगर था चोल काल के लिए। ठीक है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तंजावुर एक स्थायी और समृद्ध नगर था, न कि अस्थायी, और यह चोल शासन का महत्वपूर्ण केंद्र था। केवल 1 सही होगा, तीसरा गलत होगा। सॉरी, केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापारी अक्सर कारवां बनाकर यात्रा करते थे ताकि सुरक्षा मिल सके। व्यापारियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक संघ बनाए। व्यापारियों पर कर लगाने का अधिकार केवल राजा के पास सुरक्षित होता था। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत क्यों हुआ है?
तो व्यापारियों पर कर लगाने का अधिकार कभी कभी स्थानीय जमींदारों या मंदिरों को भी दिया जाता था। इसी वजह से तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा। तो केवल एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मसूलीपट्टनम का पतन अंग्रेजों के मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे जाने के कारण हुआ। और दूसरा कथन है मसूलीपट्टनम का किला डच व्यापारियों द्वारा बनवाया गया था। तीसरा कथन है औरंगजेब ने गोलकुंडा पर नियंत्रण करके वहां के सभी मंदिर नष्ट कर दिए थे। तो तीसरा कथन गलत है, केवल एक और दो सही होगा। तो औरंगजेब ने 1686-87 में गोलकुंडा पर नियंत्रण किया, लेकिन सभी मंदिर नष्ट करने का कोई प्रमाण वहां पे नहीं है। इसी वजह से एक और दो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हम्पी की वास्तुकला में मेहराब, गुंबद के साथ स्तंभ युक्त सभागार थे। और हम्पी मंदिरों में सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे देवदासी नृत्य भी आयोजित होते थे। और तीसरा कथन है हम्पी को मुगल सेनाओं ने नष्ट किया। तो हमने ऊपर भी देखा, एक और दो ही केवल सही होगा। तो हम्पी को दक्कनी सुल्तानों ने 1565 की लड़ाई में नष्ट किया, न कि मुगलों ने। तो ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 8वीं शताब्दी से बड़े गांव छोटे नगरों में बदलने लगे। दूसरा कथन है इन नगरों में हट्टा नामक बाजार, गलियां और मंडपिका होती थी। और तीसरा कथन है ये नगर केवल धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित हुए थे। तो ऊपर भी प्रश्नों में हमने देखा, ठीक है। तो ये तीसरा गलत होगा, केवल एक और दो सही होगा यहाँ पे। तो ये नगर धार्मिक के साथ साथ व्यापारिक और शिल्प गतिविधियों के भी केंद्र बनते थे। ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सूरत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों की फैक्ट्रियां थी। दूसरा कथन है सूरत एक बंदरगाह नगर था जहां से पश्चिमी व्यापार संचालित होता था। तीसरा कथन है सूरत का महत्व 19वीं शताब्दी में सबसे अधिक था। तो कौन सा कथन सही होगा? तो तीसरा यहाँ पे गलत होगा, एक और दो सही होगा। तो तीसरा गलत क्यों है? तो सूरत का जो प्रमुखता का समय था वो 17वीं शताब्दी में था। 19वीं शताब्दी तक इसका महत्व जो है वो काफी घट गया था। इसी वजह से जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे, सॉरी स्टेटमेंट 3 है, वो रॉन्ग होगा। ओनली 1 एंड 2 इज। प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है मुगल शासकों द्वारा गोंड राज गढ़कटंगा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था और गोंड शासक चंद्र शाह को बंदी बना लिया गया था। कथन 2 दिया गया है कि गोंड समाज का प्रशासनिक ढांचा समय के साथ अधिक केंद्रीकृत होता गया था। तीसरा कथन है गोंड समाज की विशेषता यह थी कि वह हमेशा एक समान सामाजिक संरचना को बनाए रखता था जिसमें कोई वर्गीय विभाजन नहीं था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहला और तीसरा गलत क्यों है, डिटेल में एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पहला जो कथन दिया गया गलत है क्योंकि मुगलों ने गढ़कटंगा राज्य का एक भाग अधिग्रहण किया था और शेष जो है चंद्रशाह को दे दिया गया था, यानी पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन सही है कि समय के साथ जो गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत होती चली गई थी। और कथन 3 फिर से गलत क्यों है कि आरंभ में गोंड समाज समानता पर आधारित था, लेकिन राज्य व्यवस्था के विकास के साथ उसमें सामाजिक असमानता और वर्गीकरण उभरने लगे थे। तो ये डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन था तीनों कथन का कि पहला और तीसरा गलत क्यों हुआ, दूसरा सही क्यों हुआ। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो अहोम जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 दिया गया है अहोम राज्य में प्रशासन पूरी तरीके से विकेंद्रीकृत, किसी प्रकार का बलपूर्वक श्रम प्रथा नहीं थी। दूसरा कथन दिया गया है अहोमों ने ब्रह्मपुत्र घाटी में 13वीं शताब्दी में प्रवेश किया और 16वीं शताब्दी तक उन्होंने कई स्थानीय जनजातियों को अधीन कर लिया। कथन 3 है 1662 ईस्वी में मुगलों ने अहोमों को पराजित किया किंतु दीर्घकालिक नियंत्रण नहीं रख सके। तो कौन सा इसमें से कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो देखते हैं पहला कथन गलत क्यों हुआ। तो अहोम राज्य में फोर्स लेबर की परंपरा थी जहां सामान्यतः लोग राज्य की सेवा में लगाए जाते थे, इसी वजह से पहला कथन गलत हुआ। कथन 2 सही है। अहोम 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आए और 16वीं शताब्दी में उन्होंने चुटिया और कोच हाजो जैसे राज्यों को अधीन कर लिया। कथन 3 फिर से सही है। 1662 में मुगलों ने उन्हें हराया लेकिन उनका नियंत्रण स्थायी नहीं रहा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल एक्सप्रेशन था। तो कथन 1 यहाँ पे गलत है, क्यों गलत है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो बंजारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे केवल गाय और भैंस जैसे पशुओं को पालने वाले घुमंतू चरवाहे थे और व्यापार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। दूसरा कथन वे भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी घुमंतू समुदायों में से एक थे जो अनाज, नमक, कपड़े आदि का व्यापार करते थे।
कथन 3 है बंजारों का जीवन पूरी तरीके से एक स्थान पर आधारित था और वे लंबी दूरी की यात्राओं से बचते थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो जाहिर सी बात है केवल दूसरा सही होगा, पहला गलत है और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? चलिए एक्सप्रेशन में देखते हैं इनको। तो कथन 1 गलत है। तो बंजारे केवल पशुपालक नहीं थे, वो मुख्यतः घुमंतु व्यापारी थे। और 2 सही है, वे अनाज, नमक, कपड़ा, घी आदि वस्तुएं लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करते थे। और कथन 3 फिर से गलत है, क्योंकि उनका जीवन यात्रा आधारित था और वे लंबी दूरी तय करते थे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पशु वाहनों से माल को पहुंचाना। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला और तीसरा गलत होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से समुदाय या जनजातियां सही ढंग से उनके भौगोलिक क्षेत्रों से जोड़ी गई हैं? पहला है खोखर पंजाब, गड्डी पश्चिम हिमालय, मुंडा राजस्थान, नागा उत्तर पूर्व भारत। इन विकल्पों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीसरा गलत है, मुंडा जो है राजस्थान से रिलेट नहीं करेगा, बाकी 1, 2 और 4 ये बिल्कुल करेक्ट है। तो खोखर जो है पंजाब में 13वीं-14वीं शताब्दी में प्रभावशाली जनजाति थी। गड्डी जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति थी। और मुंडा कहाँ की है? झारखंड की, बिहार की, उड़ीसा की प्रमुख जनजाति है, राजस्थान की नहीं है। और नागा जो है ये उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, इसी वजह से 1, 2, 4 सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अधिकांश जनजातियां ऐसे क्षेत्र में निवास करती थी जो दुर्गम, पहाड़ी या वनाच्छादित थे। दूसरा कथन जनजातीय समाज ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था और सामाजिक नियमों का पालन करता था। तीसरा कथन है जनजातियों और जाति आधारित समाजों के बीच कोई भी सामाजिक या आर्थिक परस्पर निर्भरता नहीं थी। इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे केवल कथन 1 सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कथन 1 सही है, अधिकांश जनजातियां पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों आदि में निवास करती थी जहां पहुंचना कठिन होता था। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जनजातियां ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती थी। और तीसरा गलत है, क्योंकि जाति आधारित समाज और जनजातियां एक दूसरे पर निर्भर थी, जैसे उत्पादों का आदान प्रदान। ठीक है, तो केवल एक यहाँ पे सही होगा, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो निम्नलिखित जनजातियों और उनके संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चेरी, बिहार झारखंड, अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी, गोंड गोदावरी डेल्टा, भील जो है पश्चिमी और मध्य भारत। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत होगा, गोंड जो है गोदावरी डेल्टा से रिलेटेड नहीं है। तो गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। गोदावरी डेल्टा क्षेत्र का संबंध कुतुबशाही और विजयनगर जैसे राज्यों से था, न कि गोंड जनजाति से। और बाकी जो दिए गए हैं अन्य युग्म वो सब सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, गढ़कटंगा शब्द का ऐतिहासिक संदर्भ किससे संबंधित है? तो भील जनजाति की राजधानी, अहोमों द्वारा जीता गया म्यांमार का क्षेत्र, गोंड राज्य का एक समृद्ध क्षेत्र और चुटिया जनजाति द्वारा स्थापित नगर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गोंड राज्य का एक समृद्ध क्षेत्र गढ़कटंगा। गढ़कटंगा गोंडों का एक समृद्ध राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? गढ़मंडला के आसपास मानी जाती है। और यह राज्य बाद में मुगलों द्वारा आंशिक रूप से अधिग्रहित किया गया और शेष चंद्र शाह को सौंप दिया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो अहोम समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अहोम समाज में खेल नामक वंशीय इकाइयां थीं। दूसरा कथन, 1714 से 1744 के मध्य अहोम समाज में हिंदू धर्म प्रमुख बन गया था। कथन 3 है, अहोमों ने उच्च गुणवत्ता और बारूद वाले तोपों का निर्माण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू किया था। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखते हैं तीसरा गलत क्यों है। तो कथन 1 सही है, अहोम समाज में खेल क्या थी? वंशीय इकाइयां थी। और 1714 से 44 के मध्य अहोम समाज में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा। और कथन 3 गलत क्यों हुआ? कि उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही बारूद और तोप का निर्माण शुरू कर दिया था, विशेषकर जो है 1530 के दशक से। ठीक है, तो तीसरा गलत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, गोंड जनजातियां मुख्यतः स्थायी कृषि पद्धति अपनाती थीं और स्थान परिवर्तन आधारित खेती को अस्वीकार करती थीं। दूसरा कथन, गोंड समाज कई छोटे छोटे कुलों में बटा होता था और प्रत्येक कुल का अपना राजा होता था। कथन 3 दिया गया है, समय के साथ गोंड समाज में समानता की प्रवृत्ति बढ़ती गई और सामाजिक वर्ग विभेद समाप्त हो गया। कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही होगा, बाकी 1 और 3 गलत होंगे। क्यों गलत होंगे? चलिए देखते हैं डिटेल में।
तो कथन एक गलत है। गोंड जनजातियां स्थान परिवर्तन आधारित खेती यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको करती थी और ये परमानेंट एग्रीकल्चर नहीं करती थी। कथन 2 सही है। गोंड जनजाति कई किलो में विभाजित होता था और प्रत्येक कुल का एक अपना राजा होता था। और कथन 3 फिर से गलत है। समय के साथ समाज में सामाजिक असमानता बढ़ी और वर्ग विभाजन क्या हुआ, स्पष्ट हुआ। सो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10, अहोम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है अहोमों ने म्यांमार में प्रवास करके ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश किया। कथन 2 है अहोम शासन में प्रशासन तंत्र के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। कथन 3 है अहोमों ने 16वीं शताब्दी में चुटिया और कोच हाजो राज्यों को अधीन कर लिया था। कौन सा कथन इसमें से सही होगा, तो दूसरा ये गलत होगा। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। देखते हैं दूसरा गलत क्यों हुआ। तो अहोम लोग 13वीं शताब्दी में म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में आए। दूसरा कथन गलत हुआ क्योंकि अहोम प्रशासन क्या था, काफी सेंट्रलाइज्ड हो गया था, विकेंद्रीकृत नहीं था। और कथन 3 फिर से सही है, उन्होंने 16वीं शताब्दी में चुटिया 1523 और कोच हाजो 1581 को अधीन किया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, दूसरा जो है ये गलत होगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। तो जनजातीय समाज में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। कछवाहा राजस्थान, नागा उत्तर पूर्व भारत, मुंडा झारखंड, कोली महाराष्ट्र। सिंपल क्वेश्चन है। कछवाहा ये राजपूत वंश था, जनजातियां नहीं थी। ठीक है, तो कछवाहा एक राजपूत वंश है, न कि जनजाति। बाकी जो नागा, मुंडा, कोली ये विशुद्ध जनजातियां हैं, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ये ट्राइब सोसाइटी नहीं है। प्रश्न संख्या 12, बंजारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, वे मुख्यतः स्थायी किसान थे। दूसरा, वे मुख्य रूप से वन उत्पादों का व्यापार करते थे। ऑप्शन सी है वे लंबी दूरी के व्यापारी थे जो अनाज, कपड़ा आदि ले जाते थे। और ऑप्शन डी है उनका कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र तक सीमित था। तो वे लंबी दूरी के व्यापारी थे जो अनाज, कपड़ा ये सारा चीज ले जाते थे, उन्हीं को बंजारा कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बंजारे भारत के प्रमुख व्यापारी घुमंतु समुदाय थे और वे लंबी दूरी की यात्राओं में अनाज, नमक, कपड़ा, घी आदि की ढुलाई करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापारिक सामग्री पहुंचाने का कार्य करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो गोंड और अहोम जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है गोंड समाज में प्रशासनिक प्रणाली विकेंद्रीकृत थी जिसमें प्रत्येक कबीले का अपना स्वतंत्र राजा होता था। कथन 2 है अहोम राज्य ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के साथ संघर्ष किया और अंततः उनके अधीन हो गए। तो जाहिर सी बात, हमने ऊपर भी प्रश्न देखा, जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत होगा, केवल एक ही यहाँ पे सही होगा। तो कथन 1 सही है, गोंड समाज में प्रशासनिक प्रणाली विकेंद्रीकृत थी जिसमें प्रत्येक कबीले का अपना स्वतंत्र राजा होता था। और दूसरा कथन गलत है क्योंकि अहोम राज्य ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के साथ संघर्ष किया लेकिन वो मुगलों के अधीन नहीं हुए, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तो निम्नलिखित जनजातियों में से किसने मुगलों के साथ संघर्ष किया और बाद में बुंदेलों तथा मराठों के विरुद्ध संघर्ष में विफल रही। कोली, गोंड, नागा, अहोम। सिंपल सा गोंड है ना। तो गोंड का समृद्ध राज्य गढ़कटंगा मुगलों द्वारा अधिकृत कर लिया गया, शेष राज्य चंद्रशाह को दे दिया गया। बाद में गोंड बुंदेलों और मराठों से संघर्ष में विफल रहे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अहोम समाज की नहीं थी। प्रशासनिक केंद्रीकरण, खेल प्रणाली के अंतर्गत वंश विभाजन, पूर्णतः वैदिक परंपरा से प्रभावित धार्मिक जीवन और फोर्स लेबर प्रणाली की मौजूदगी। तो आप जानते हैं जो रिलीजियस लाइफ इनकी कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वैदिक ट्रेडिशन, ये गलत है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो अहोम शुरू में अपने आदिवासी देवी देवताओं की पूजा करते थे, बाद में 1714 से 44 के बीच में हिंदू धर्म का इसमें प्रभाव बढ़ा और वे पूर्णतः वैदिक परंपरा से प्रभावित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 16 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गढ़कटंगा गोंड, कोच हाजो अहोम, मणिपुर गड्डी, सिंध जो है वो लंघा और अरघुन। तो यहाँ पे मणिपुर गड्डी ये गलत है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। तो गड्डी जनजाति का संबंध पश्चिमी हिमालय से है, मणिपुर से नहीं है। बाकी जो युग्म दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। 17 जो प्रश्न है, किस जनजाति ने हथियारों का प्रयोग सबसे पहले 16वीं शताब्दी के दौरान किया। गोंड, भील, अहोम, कोली। अहोम ने सबसे पहले किया। तो अहोमों ने 1530 के दशक में ही तोप बारूद का निर्माण और प्रयोग शुरू कर दिया था। यह उन्हें अन्य जनजातियों से सामरिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाता था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18 है
निम्न में से कौन सी प्रथा जनजातीय समाज की सामाजिक गतिशीलता को दिखाती है? वर्ण व्यवस्था के कठोर पालन, जाति से बहिष्करण, जाति व्यवस्था में सम्मिलन और सती प्रथा का समर्थन। तो जाति व्यवस्था में सम्मिलन जो है ये सोशल मोबिलिटी को शो करती है, जो कि ट्राइब्स की थी। तो कई जनजातियां कास्ट सिस्टम में सम्मिलित हो गई थी और उन्हें विशिष्ट जातियां जैसे जाति या उपजातियां का दर्जा दिया गया था। इससे उनकी सामाजिक स्थिति क्या हुई थी? चेंज हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 19, तो जनजातियों और जाति आधारित समाज के बीच संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है दोनों पूरी तरीके से अलग थलग रहते थे। ऑप्शन बी है जाति आधारित समाज जनजातियों को निम्न मानते थे और कोई संपर्क नहीं रखते थे। ऑप्शन सी है दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, जैसे वस्तु विनिमय और कारीगर सेवाओं में। ऑप्शन डी है जनजातियां हमेशा शहरी क्षेत्रों में रहती थी। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, जैसे वस्तु विनिमय और कारीगर सेवाओं में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो जनजातियां और जाति आधारित समाज परस्पर एक दूसरे पर निर्भर थे, वस्तु विनिमय, कारीगर सेवा, अनाज, दूध, जानवरों की बिक्री आदि के माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से किस जनजाति का ऐतिहासिक रूप से गहन संबंध शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रहा? गड्डी, नागा, बंजारा और अहोम। नागा का रहा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नागा जनजातियां पूर्वोत्तर भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जानी जाती थी। यह परंपरागत कृषि पद्धति वन्य क्षेत्रों में अपनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। लिखित कथनों पर विचार करें। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जिसमें आत्मा और ब्रह्म को एक माना गया है। ठीक है। स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है कि रामानुज ने विशिष्टतावैत का प्रतिपादन किया, जिसमें आत्मा और ईश्वर को एक परंतु पृथक माना गया है। और तीसरा जो कथन है कि शंकराचार्य ने भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग माना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दो कथन तो बिल्कुल करेक्ट हैं, और यहाँ पे जो शंकराचार्य कंसीडर डिवोशन एज अ बेस्ट पाथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये नहीं है सही। शंकराचार्य ने भक्ति को नहीं, ज्ञान को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग माना है, और रामानुज ने ये भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग माना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इनके बारे में अच्छी तरीके से याद भी रखिएगा कि जो अद्वैत वेदांत है इसमें सोल और ब्रह्म कंसिडर्ड वन, और जो रामानुजम का मतलब विशिष्टता अद्वैतवाद है, इसमें सोल एंड जो गॉड है कंसिडर्ड वन, लेकिन वो सेपरेट होनी चाहिए, मतलब उनको अलग किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि अद्वैत वेदांत का और विशिष्टता अद्वैत का है। देखिए कई बार इससे प्रश्न जैसे शंकराचार्य से पूछ लिया गया कि अद्वैत वेदांत इससे रिलेटेड, रामानुज इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से भी अलग अलग प्रश्न मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं, या उनको मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रश्नों को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। वो आपको यहाँ पे पकड़ने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल एक और दो ही सही होगा, तीसरा गलत होगा। क्यों गलत होगा वो आपको समझ में आया होगा। तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को सर्वोत्तम बताया है, भक्ति को नहीं, और रामानुज ने भक्ति को महत्व दिया है, और आत्मा ईश्वर में भेद के साथ एकता का सिद्धांत किसने दिया है? वो रामानुज ने दिया है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों में कौन सी सुसंगत है? तो यहाँ पे संत दिए गए हैं और संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। इस तरह से प्रश्न कई बार लास्ट ईयर पूछे गए हैं मैच करने के लिए अलग अलग। तो तुकाराम महाराष्ट्र, चोखा मेला ये कर्नाटक, मीराबाई मेवाड़, शंकरदेव असम। इसमें से कौन कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जो ये चोखा मेला है ये कर्नाटक वाला, ये करेक्टली मैच नहीं, बाकी 1, 3 और 4 ये करेक्टली मैच है। ठीक है, तो ये जो चोखा मेला थे ये कर्नाटक से नहीं थे, ये कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र से थे। ठीक है, तो बाकी तीनों 1, 3 और 4 करेक्टली मैच हैं। तो चोखा मेला महाराष्ट्र से, ना कि कर्नाटक से, और शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कबीर के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है वे काशी के पास एक जुलाहा परिवार में जन्मे थे। दूसरा कथन है उन्होंने बाह्य पूजा, मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की। और तीसरा कथन है उन्होंने केवल मुस्लिम अनुयायियों को उपदेश दिया। और चौथा कथन है उनके उपदेश साखी और पदों के रूप में संकलित हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये गलत होगा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को उपदेश दिए हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ये करेक्टली मैच होंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए थे, उनके जो अनुयायी थे,
और उन्होंने उपदेश भी मतलब दोनों समुदायों के दिए, दोनों के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है काफ़ी कुछ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो अलवार जो क्या थे, वो विष्णु भक्त संत थे, नयनार शिव भक्त संत थे, बसवन्ना जो थे वो वीर शैव आंदोलन से रिलेटेड थे, और जो रामानुज थे ये अद्वैत वेदांत से रिलेटेड। तो हमने अभी ऊपर ही देखा, अद्वैत वेदांत से रिलेटेड कौन है, वो शंकराचार्य हैं, है ना। विशिष्टता द्वैतवाद से रिलेटेड कौन है, रामानुज है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो रामानुज ने विशिष्टता द्वैत का प्रतिपादन किया, ना कि अद्वैत का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है पहला, वे तलवंडी में जन्मे थे, उन्होंने जाति और लिंग भेदभाव को खारिज किया, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता, गुरसिख कहा जाता था, और उन्होंने गुरुमुखी लिपि की रचना की है। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की है, वो गुरु नानक ने नहीं की है, गुरु अंगद ने की है। ठीक है, तो चौथा यहाँ पे गलत होगा, 1, 2, 3 करेक्ट होगा। तो गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया है, ना कि गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सूफी संतों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, तो सूफी संतों ने शरीयत का कड़ाई से पालन किया। तो शरीयत का कड़ाई से पालन सूफी संतों ने नहीं किया, वो बेसिकली थोड़ा लिबरल थे, आप कह सकते हैं, उदारवादी शाखा थी इस्लाम की। और दूसरा, उन्होंने प्रेम भक्ति और सहिष्णुता पर बल दिया, ये सही है। तीसरा कथन, वे अपने शिष्यों के साथ खानकाहों में निवास करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। खानकाह का मतलब कि जहाँ पे वो लोग रहते थे। और चौथा जो है कि सूफी संतों का मुख्य साधन वाक्य प्रचार और दर्शन था, तो ऐसा भी नहीं है। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सूफियों ने शरीयत को कठोरता से उसको अस्वीकार किया, भक्ति ध्यान और संगीत समाज से जुड़े होते थे, और यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है, इन संप्रदायों ने पारंपरिक धर्म की जटिलता रस्मों की आलोचना की। दूसरा कथन, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर ध्यान और योगाभ्यास को अपनाया। और तीसरा कथन, उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को प्रमुख माना। कौन सा कथन सही है, तो ऐसा नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। मूर्ति पूजा और कर्म कांड को प्रमुख नहीं माना गया है, जिसमें नाथपंथी हैं, सिद्ध हैं और योगी, इन सारी चीज़ों ने। 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नाथपंथियों और सिद्धों ने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया है, ध्यान प्राणायाम और साधना के जरिए मोक्ष को प्रमुख मार्ग बताया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन की विशेषताओं में कौन सी विशेषता उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में सामान्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए है, भक्ति केवल संस्कृत भाषा में व्यक्त की जाती थी। ऑप्शन बी है, केवल ब्राह्मणों को ही भक्ति गीत गाने का अधिकार था। ऑप्शन सी है, मूर्ति पूजा का पूर्ण निषेध किया गया। और ऑप्शन डी है, भक्ति साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया और संगीत द्वारा प्रसारित किया गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों जगह कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो भक्ति साहित्य जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया और संगीत द्वारा इसको प्रसारित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भक्ति साहित्य जो था वो क्षेत्रीय भाषाओं में रचा गया, इसीलिए उसके फॉलोवर काफ़ी हुए, लोगों को समझ में आता था और चीज़ें उसको अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाते थे। ठीक है, और संगीत के थ्रू थोड़ा सा वो इंटरेस्टेड बनता था। तो इन सारी चीज़ों का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वीर शैव आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी है, बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी इसके प्रमुख नेता थे। ऑप्शन सी है, इस आंदोलन ने जाति और स्त्री भेदभाव का समर्थन किया। और ऑप्शन डी है, इस आंदोलन ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। तो इसमें से कौन सा पूछा जा रहा, असत्य है। ठीक है, प्रश्नों को इस तरह से भी थोड़ा सा संभाल के पढ़ा करिए, सत्य असत्य। कई बार मतलब ये समझ लीजिए कि आप 100 प्रश्न या 150 प्रश्न में 1 या 2 प्रश्न इससे गलत हो सकते हैं, अगर आप बहुत जल्दीबाजी करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो कम से कम इतना आप करिए कि प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर देखिए एक भी प्रश्न आपका गलत हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उससे। तो इसीलिए प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाए बहुत रखना जरूरी है। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय हल्का फुल्का प्रश्न है तो भी, और बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न आपको लग रहा है तो भी। अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आता है हम बहुत तेज़ी से काम करते हैं कि तुरंत उसको ऑप्शन मारा और तुरंत गोला काला कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा एग्जामिनेशन में बचना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर थोड़ा सा संभाल लेंगे कि हाँ हमको इस तरह से काम करना है, तो आप निश्चित मानिए 100 या 150 प्रश्न में से 1 या 2 प्रश्न आपके इस तरह से भी गलत होने से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस आंदोलन ने जाति और स्त्री भेदभाव का समर्थन किया, ऐसा नहीं है। तो वीर शैव आंदोलन ने समानता और स्त्री अधिकारों की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामानुज की भक्ति विचारधारा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन, उन्होंने विशिष्टताद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की भक्ति को सर्वोत्तम मार्ग माना। वे अद्वैत वेदांत के कट्टर समर्थक नहीं थे, होना चाहिए ना। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो उन्होंने अद्वैत का विरोध कर विशिष्टताद्वैत की स्थापना की, जिसमें आत्मा परमात्मा से भिन्न होते हुए भी उसमें समाहित होती है। तो ऑप्शन ए केवल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीराबाई के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है। तो वे मेवाड़ की राजकुमारी थी, उन्होंने संत रैदास को अपना गुरु माना, वे शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध थीं और उन्होंने कृष्ण के लिए भक्ति गीत लिखे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, ना कि शिव भक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूफी संत में प्रयुक्त निम्नलिखित विधियों को उनके उद्देश्यों से मिलाएं। जिक्र तो मंत्र जप या ईश्वर का स्मरण, समा तो भक्ति संगीत और काव्य गायन, रक्स सूफी नृत्य ध्यान और खानका साधना हेतु केंद्र या आश्रम। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपस में करेक्टली मैच हैं। तो जिक्र जो है ये यही होता है, चैंटिंग और रिमेंबरिंग गॉड। क्षमा का मतलब डिवोशनल म्यूजिक एंड पोइट्री सिंगिंग, और जो रक्स होता है ये सूफी डांस मेडिटेशन एक टाइप का है। और खानका क्या है? तो सेंटर और आश्रम फॉर प्रैक्टिसेस। तो 1 2 3 4 आपस में करेक्टली मैच है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो जिक्र क्या है? तो मंत्र जाप या ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के नाम का जप या स्मरण, मानसिक एकाग्रता और आत्मिक शुद्धि हेतु व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जाता था। सूफी ध्यान की मूल विधियों में से एक है क्या? जिक्र। दूसरा है क्षमा। तो क्षमा का मतलब भक्ति संगीत और काव्य गायन। सूफी जो संगीत और कव्वाली का गायन होता था, आत्मा को भावनात्मक रूप से ईश्वर को जोड़ना इसमें, और प्रेम और भक्ति का भावपूर्ण जो है वातावरण। सुनने की ध्यानात्मक प्रक्रिया, सुनना का मतलब होता है समा। और जो रक्स है तो सूफी नृत्य ध्यान है, घूम घूम कर किया जाने वाला एक ध्यानात्मक नृत्य है। ईश्वर से एकत्व की अनुभूति का माध्यम रक्स है, और संगीत और गति के साथ आत्मा की साधना। ठीक है। खानका क्या होता? तो साधना केंद्र हेतु आश्रम, और सूफियों का ध्यान और साधना केंद्र, साधकों और अनुयायियों के मिलन का स्थल है। आध्यात्मिक शिक्षा सेवा संवाद का स्थान है। आश्रय भोजन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की व्यवस्था है। तो ये चारों का डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपस में मैच है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। तो सूरदास सूरसागर, तुलसीदास रामचरितमानस, कबीरदास आनंद लहरी और गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब, या इसमें आंशिक योगदान। कौन सा सही है? ठीक है, इसमें से पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो सूरदास सूरसागर से रिलेटेड, तुलसीदास रामचरितमानस से रिलेटेड है, और गुरु नानक जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड, इसमें इनका जो आंशिक योगदान था। कबीर जो है आनंद लहरी से रिलेटेड नहीं है। तो आनंद लहरी से रिलेटेड कौन है? ये शंकराचार्य द्वारा रचित है, न कि कबीर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए केवल ओनली सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शंकरदेव के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है वे असम क्षेत्र से संबंधित थे। दूसरा, उन्होंने नमघर की परंपरा शुरू की। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य और नाटक लिखे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये गुरु अंगद से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओनली 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो गुरुमुखी लिपि जो है ये गुरु अंगद द्वारा प्रचलित है, न कि शंकरदेव के द्वारा। प्रश्न संख्या 15, तो चोखा मेला और उनके परिवार की पहचान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। वे अछूत माने जाने वाले महार जाति से थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भक्ति साहित्य की रचना की। वे वीर शैव आंदोलन से जुड़े थे। तो वीर शैव आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे। केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चोखा मेला महाराष्ट्र के संत थे, और वीर शैव आंदोलन कहाँ सा? ये कर्नाटक में था। ठीक है, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया? तो पहला है, सामाजिक समानता की भावना को बल मिला। क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक विकास हुआ। केवल पुरुष संतों को महत्व मिला। धार्मिक एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे केवल पुरुष संतों को महत्व मिला ऐसा नहीं, बहुत सारी महिला संत भी थी। ठीक है, तो 1 2 4 करेक्ट होगा। तो भक्ति आंदोलन में मीरा, अक्का महादेवी जैसी महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये स्टेटमेंट 3 से हम ये नहीं कह सकते कि ओनली मेल सेंट्स वेयर गिवन इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं है। मेल एंड फीमेल बोथ आर गिवन टू इम्पोर्टेंस। अलवार और नैनार संतों की गतिविधियां किस कालखंड में प्रमुख रहीं? तो 1ली से 3री, 7वीं से 9वीं, 12वीं से 15वीं और 16वीं से 18वीं। तो यहाँ पे 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक अलवार और जो नैनार संत थे इनकी गतिविधियां प्रमुख रहीं। इसमें कुछ अलवार संत थे, कुछ नैनार संत थे, और इसी में एक नाम आता है अंडाल। ठीक है, ये एक महिला संत थी।
इनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न कई इनसे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो ये 7वीं से 9वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, वे राम को सगुण ईश्वर के रूप में पूजते थे, उन्होंने संस्कृत में काव्य रचना की, उन्होंने ब्रज भाषा में सूरसागर नामक ग्रंथ लिखा। तो इसमें से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा? तो सूरसागर किसने लिखा है? ऑप्शन डी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो सूरसागर सूरदास द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें केवल गुरु नानक के ही भजन शामिल हैं, ये ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, इनमें सूफी और भक्ति संतों की वाणी भी संकलित है। तो कौन सा होगा? तो इसमें केवल गुरु नानक के ही भजन शामिल हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में केवल 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर, नामदेव जैसे भक्ति संतों की वाणी भी शामिल है। ओनली 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो रामानुज की विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रमुख तात्विक अंतर शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से क्या है? तो रामानुज आत्मा और परमात्मा को पूर्ण रूप से एक मानते थे, रामानुज परमात्मा को साकार मानते थे और भक्ति पर जोर देते थे, रामानुज ज्ञान योग को मोक्ष का एकमात्र मार्ग मानते थे और रामानुज मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पूछा जा रहा है कि जो विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रमुख तात्विक अंतर शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से क्या है? तो यहाँ पे रामानुज परमात्मा को साकार मानते थे और भक्ति पर जोर देते थे, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी। तो रामानुज परमात्मा को साकार मानते थे और ये भक्ति पर जोर देते थे। और शंकराचार्य क्या होता है? तो शंकराचार्य ज्ञान को सर्वोच्च मानते थे, वो एक मोक्ष प्राप्ति का साधन समझते थे।